हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं न्यू क्लासेस को। ठीक है, देखो ये तो पहले से क्लास रनिंग में ही है। जो पेपर 2 का क्लास जो पहले चल रहा था वही रनिंग में है, लेकिन अब जो हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करने वाले हैं, टॉपिक को चेंज करने वाले हैं। पहले क्लास तक जो टोटल 7 क्लास हैं, टोटल 7 क्लास में एसे को डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से एसे को यहाँ पे लिखना है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है। मैं इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमनली वो मिस्टेक्स यहाँ पे डन किए जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो उस क्लास को एक बार कवर कर लेना, ऐसे क्लास को पूरा कवर करना क्योंकि डिटेल के साथ वहां पे बताया हूँ। बस उसमें एक ये है कि अपने पास कंटेंट होना चाहिए। अगर अपने पास कंटेंट है, कंटेंट होने के बाद उस क्लास को देखना, एक सिंगल डाउट भी यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं क्योंकि 7 क्लास कवर किए हैं। पूरा इस 7 क्लास में कैसे अप्रोच करना है, क्या सिलेबस होता है ना, क्या मिस्टेक्स है जिसे अवॉइड करना है, किस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। इवन मैं सैंपल ऐसे को भी वहां पे लिख के बताया हूँ। तो पूरा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और इस क्लास को जो है मैं सिंगल एक ही वीडियो में मर्ज भी कर दिया हूँ, है ना, यूट्यूब में अपलोड भी कर दिया हूँ। तो उसको जो है एक बार देख लेना। इसके बाद जो है ये क्लास होने वाले हैं 8 लेक्चर, 8वां क्लास होगा। अब इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट आर्गुमेंट इंट्रो। आज जो होगा वो इंट्रो कवर करेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है आर्गुमेंट में कॉमन मिस्टेक्स डन किए जाते हैं और प्रॉपर एक आर्गुमेंट को लिखे कैसे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है सिलेबस को भी कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो क्लासेस रनिंग है ध्यान रखना, जैसे कि ज्योग्राफी का क्लास रनिंग है, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी का क्लास जो है वो भी रनिंग है, तो उसको भी एक बार चेक करना है। ठीक है, क्लासेस जो है पूरा रनिंग हो रहे हैं, बाकी पूरा शेड्यूल टेलीग्राम चैनल में अपलोड ही हो जाता है। स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर 8 को, जिसमें से आज से स्टार्ट करने हैं आर्गुमेंट को। पहले बात ये समझो कि आर्गुमेंट होता क्या है, पूरा बेसिक्स टू एडवांस समझेंगे ताकि हर एक पॉइंट जो है कवर हो जाएगा। डिटेल भी कवर करेंगे, बेसिक्स भी कवर करेंगे और जो एडवांस लेवल होता है उसको भी कवर करेंगे। आर्गुमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है समझना। आर्गुमेंट जैसे कि हम लोग एक बोलते हैं कि फॉर लिख दिए, फॉर के साथ जो है अगेंस्ट लिख दिए, बस ये आर्गुमेंट हो गया। लेकिन देखो मोस्टली आर्गुमेंट ऐसे ही कवर करते अगर स्कूल लेवल में हो तब, क्योंकि आर्गुमेंट स्कूल वाले भी लिखते हैं, आर्गुमेंट जो है यूपीएससी में भी लिखना होता है। तो इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, मेजर डिफरेंसेस जो होता है वो लेवल का डिफरेंस होता है कि एक्चुअल में किस तरीके से लेवल में जाके, यूपीएससी का जो लेवल होता है उस लेवल में जाके आर्गुमेंट को यहाँ पे राइट कर रहे हैं। कई यहाँ पे जो है पॉइंट्स निकल के आते हैं, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे देखो स्कूल में जो आर्गुमेंट, अगर मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि एक समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक तो पेपर 2 का अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, जब प्रिपेयर करके नहीं जाते और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो स्कूल वाला ही आर्गुमेंट लिख के जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनसीन हो जाते हैं, है ना, उतना ज़्यादा रीडेबल भी नहीं होते और न ही उतना ज़्यादा इम्पेक्ट आता है जो एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं कॉपी को। तो हमारा क्या यहाँ पे एम होना चाहिए कि स्कूल वाला हमें आर्गुमेंट नहीं लिखना है, हमें जो आर्गुमेंट लिखना हो क्लियरली जो सीएपीएफ का स्टैंडर्ड है, जिस लेवल में पूछे जाते हैं उस लेवल को ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट लिखना है। बाकी आर्गुमेंट का फॉर्मेट क्या होता है ये सब क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इवन मैं सैंपल कॉपी भी यहाँ पे दिखाऊंगा जिसके थ्रू जो है समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आर्गुमेंट लिखे जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो आर्गुमेंट होता है फॉर में लिखे जाते हैं और अगेंस्ट में लिखते हैं। मतलब क्या, जैसे कि कोई टॉपिक दे दिए, जैसे कि सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसके बेस में आर्गुमेंट पूछेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड और नॉट, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड। अब इसके बेस में हमें क्या करना है, आर्गुमेंट लिखना है। अब आर्गुमेंट लिखोगे तो सबसे पहले क्या करना है, उसका फॉर लिखोगे, फॉर लिखने के बाद उसका अगेंस्ट लिखोगे। लेकिन ये भी चीज होता है कि जैसे कि अगर मैं इसका फॉर में लिख रहा हूँ, है ना, फॉर में अगर मैं लिख रहा हूँ यूसीसी के बारे में, तो अगर मैं कोई पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई चीज का पॉइंट दे रहा हूँ तो अपने साथ इविडेंसेस जरूर लिखना, इविडेंसेस जरूर लिखना।
जो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट में सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे फेच करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि हमें एविडेंस बेस्ड लिखना है। जैसे कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं, इस तरीके से लिखोगे। तो फायदे क्यों होते हैं, अपने पक्ष में कोई एविडेंसेस तो होना चाहिए। अब ये एविडेंसेस को चाहे तो कोई जजमेंट है तो जजमेंट के बेस में लिख लो, या फिर अपने पास कोई डाटा पड़ा हुआ है तो डाटा के बेस में लिख लो। अगर इससे रिलेटेड कोई स्कीम्स लाए गए हैं, स्कीम को लिख लो। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल्स पता है तो आर्टिकल लिख लो। अब ये जो सब चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे जब क्लास कवर कर रहे थे तो उस ऐसे क्लास में भी कवर किए इस चीज को, कि डाटा हो, जजमेंट हो, स्कीम हो, इन सबको कोट कर सकते हो। तो दोनों में यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। इवन जब प्रीसिज राइटिंग करेंगे तो प्रीसिज राइटिंग, अच्छा प्रीसिज राइटिंग तो चलो तो अलग ही हो गया, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग कवर करेंगे तो रिपोर्ट राइटिंग में भी ये सब चीज काम आएगा। ऐसा नहीं होता कि अगर ऐसे के लिए पढ़ रहे हो तो अदर पोर्शन में काम ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे में जो जजमेंट याद किए हो, है ना, अगर वही जजमेंट आर्गुमेंट के साथ अगर रिलेटेबल है, आर्गुमेंट टॉपिक अगर पूछ रहे हैं, अगर वो चीजें रिलेट कर पा रहे हो तो कोड कर सकते हो, चाहे वो ऐसे के लिए याद रखे हो चाहे आर्गुमेंट के लिए याद रखे हो, तो उसको प्रॉपर वे में कोड कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो जजमेंट, डाटा, फैक्ट्स, स्कीम, एटलीस्ट इसको प्रॉपर वे में एक नोटबुक अगर होगा तो नोटबुक में थोड़ा सा उसको लिख लेना और मल्टीपल रिवाइज करना, ये बेस्ट तरीका होता है कवर करने का। तो फॉर में अगर कोई भी चीज लिख रहे हो तो बेस्ट वही है कि इसका एविडेंसेस दोगे। मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, अभी तो पूरा क्लास स्टार्टिंग हुआ है, अभी आगे क्लास आने वाले उसमें कवर करेंगे। तो एविडेंसेस समझ आ गया। अब अगर फॉर लिख रहे हो तो उसका अगेंस्ट भी लिखोगे। अभी मैं फॉर्मेट में नहीं आ रहा हूँ, है ना, मेजरली हम लोग बात करते हैं फॉर और अगेंस्ट दो ही चीज में लिखना होता है। फॉर्मेट में मैं अभी आऊंगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इसको समझो। फॉर लिखोगे और यहाँ पे अगेंस्ट लिखोगे। अगर अगेंस्ट भी लिख रहे हो ना तो यहाँ पे भी हमें एविडेंसेस देना पड़ेगा, एविडेंसेस दोगे। अब ये एविडेंसेस चाहे जजमेंट में दो या फिर डाटा में दो, स्कीम हो गया, आर्टिकल्स हो गए, कुछ भी फील्ड में दे लो, लेकिन हमें एविडेंसेस यहाँ पे देना पड़ेगा जिससे अपने बात को यहाँ पे प्रूफ कर सको। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो या फिर फॉर में लिख रहे हो कि पूरा जो है, जो होता है ना कि नॉर्मली कुछ भी चीज यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, तो कुछ भी चीज इंसर्ट नहीं करना है। अगर कोई भी चीज फॉर के बारे में लिख रहे हो तो फॉर के बारे में लिखने के बाद हमें उसका एक एविडेंसेस दे देना है कि अगर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट होता है तो रिलीजियस हार्मोनी यहाँ पे आ जाए, एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर रिलीजियस हार्मोनी आ रहा है तो रिलीजियस हार्मोनी से जो है डायरेक्टली आर्टिकल 25 को कोट कर सकते हो, आर्टिकल 26 को कोट कर सकते हो, जो कि नॉर्मली रिलीजियस के बारे में बताते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो डाटा को। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया हूँ डायरेक्टली, उसके बाद जो है हर एक लेवल में यूनिफॉर्म आ जाएगा। अब कुछ चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर फॉर में लिख रहे हो, अगेंस्ट में लिख रहे हो, तो उतना ज्यादा हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ नहीं जाना है, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। कोई भी चीज लिखो, चाहे मैं ऐसे में भी वही चीज बताया हूं कि उतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाओगी, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग करो, चाहे प्रीसिज राइटिंग करो, है ना, चाहे कॉम्प्रिहेंशन इवन, तो इन सब चीज में पूरा न्यूट्रल ही रहना है। कोई भी चीज में उतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना है जिससे बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ जाए, ठीक है। तो उतना ज्यादा हमें एक्सट्रीमिज्म में नहीं जाना है, न्यूट्रल में रहोगे, एविडेंसेस दोगे। बाकी सिलेबस से थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो और कुछ पॉइंट्स बताया हूँ। देखो ये जो सिलेबस है मैं थोड़ा सा और चाह रहा हूँ कि एक बार और मैं रिकॉल करा दूँ। जब ऐसे स्टार्ट किए थे तो ऐसे जब कवर कर रहे थे तो वहाँ पे मैं पूरा सिलेबस को डिकोड किया हूँ। लेकिन देखो जो सिलेबस होता है नॉर्मली दो ही पार्ट में डिवाइड होता है, पहला क्लास में भी डिस्कस किए थे। जो पार्ट बी होता है, ये पार्ट बी टोटल 120 मार्क्स के होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। और स्पेशली अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट का अगर मैं बता दूं, आर्गुमेंट में सिलेबस क्या दिए हैं, तो यही 3 वर्ड में पूरा आर्गुमेंट को चिपका दिए हैं। ये देखो, ये जो 3 वर्ड है ना, ये 3 वर्ड में जो है पूरा आर्गुमेंट को यहाँ पे रख दिए हैं। अब ये बताओ कि डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, ये 3 वर्ड बोले गए हैं। अब इससे ना तो ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आर्गुमेंट पूछे जाएंगे वो स्टैटिक पूछे जाएंगे या आर्गुमेंट जो पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स बेस्ड आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना। सिंपल सा मैं एक बार अगर इसको रीड कर दूं
देखो पार्ट बी में क्या बोले हैं, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसीज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज स्किल, ध्यान से समझो, टू बी अटेम्प्ड इन इंग्लिश ओनली, मतलब जो पेपर 2 होते हैं, पेपर 2 में ऐसे को छोड़ के बाकी जितना भी लिखना होता है सब इंग्लिश में लिखना होता है, नो डाउट। इसके बाद क्या बोले हैं, तो इंग्लिश में लिखोगे तो क्या क्या टॉपिक कवर होगा, द टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रिसीज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। हमारे लिए जो काम का है वो है डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, समझ पा रहे हो। अब ये जो डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट बोले हैं, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अगेंस्ट में नहीं होगा, अगेंस्ट में हमें लिखना है। इस पॉइंट को समझना है ना, पॉइंट को समझना, डेवलपिंग ये वर्ड को समझो, यही तो पूरा क्रक्स है इस क्लास का, पूरा क्रक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को गैस करना हो गया तो यहीं से तो गैस कर पाओगे। देखो डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ये जो है PYQ है 2025 का, अ न्यूक्लियर वेपन इज अ डिटरेंट टू वारफेयर, और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस एग्जिस्टेंस का हमें जो है काउंटर आर्गुमेंट निकालना है, मतलब ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जितना भी यहाँ पे आर्गुमेंट का क्वेश्चन देख लो सब है एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका हमें काउंटर आर्गुमेंट निकालना है। अब देखो ये जो है न्यूक्लियर वेपन इज अ डिटरेंट वारफेयर, इसका पॉजिटिव साइड सबको पता होगा, पॉजिटिव साइड सबको पता होगा क्योंकि ये सब पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है वो निगेटिव साइड को नहीं कवर किए रहते। निगेटिव साइड जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे काउंटर आर्गुमेंट, या फिर जो चैलेंजेस वाला बात आते हैं ना, वो वाला बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो काउंटर आर्गुमेंट या फिर जो चैलेंजेस हैं उसको यहाँ पे डेवलप करना है बोले हैं, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स। समझ आए सिलेबस, तो सिलेबस में केवल यही 3 वर्ड में पूरा आर्गुमेंट को डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन इसमें यह समझ नहीं आ पाता है कि स्टैटिक यहाँ से क्वेश्चन आता है या फिर यहाँ पे करेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसको प्रिपेयर करने का सिंपल सा मेथड ये है, देखो सबसे पहले जो पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं तो नॉर्मली ऐसे को प्रिपेयर करते हैं, ऐसे बेस्ड ही प्रिपरेशन करते हैं। अब ऐसे में ध्यान रखना, तो ऐसे में क्या क्या कवर करते हो, चैलेंजेस, चैलेंजेस कवर करते हैं, इसका जो पॉजिटिव साइड भी कवर करते हैं, अगर कोई अचीवमेंट हुआ है तो उसको कवर करते हैं। इसके बाद जो है इसका वे फॉरवर्ड कवर करते हैं, ब्रॉडली इसी तरीके से जो है प्रॉपर मैनर में चलते हैं, बाकी और भी कवर करते हैं, वो सब ऐसे क्लास में बता चुका हूं। देखो अब ऐसे में जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो तो हमें जो है होता है ना कि ऐसे को अलग से प्रिपेयर करना हो क्या, या फिर जो है आर्गुमेंट को अलग से प्रिपेयर करना होता है क्या, नहीं, नहीं ऐसे को अलग से प्रिपेयर करना है, नहीं आर्गुमेंट को अलग से प्रिपेयर करना है, नहीं प्रीसिज हो गया है ना, नहीं जो रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये किसी को भी अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होता। सिंपल एक प्रिपेयर करो, किसका प्रिपेयर करना है, ऐसे का, सिंपल सा एक ही क्लास का प्रिपरेशन करो, ऐसे का ही प्रिपरेशन करो। अगर ऐसे में कोई चैलेंजेस आ रहा है तो आर्गुमेंट में जब इसको यूज करोगे, ठीक है, ये जो चैलेंजेस हैं ऐसे में जो चैलेंजेस याद किए हो पढ़े हो, तो आर्गुमेंट में जो अगेंस्ट हैं तो अगेंस्ट में यही चैलेंजेस को कोट कर देना। फॉर्मेट चेंज होगा, नो डाउट फॉर्मेट चेंज होगा, अब फॉर्मेट तो चेंज होगा ही होगा, चाहे रिपोर्ट हो, चाहे प्रेसिस हो, ऐसे हो, आर्गुमेंट हो, नो डाउट फॉर्मेट चेंज होगा, लेकिन कंटेंट तो चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो, कंटेंट तो वही रहेगा, डाटा जो है फैक्ट्स हैं तो फैक्ट्स जो है फैक्ट से ही रहेगा। तो जो चैलेंजेस ऐसे में याद किए हो उसको अगेंस्ट में लिख देना, और जितना भी पॉजिटिव हो गया या फिर कोई अचीवमेंट हो गया तो पॉजिटिव साइड को फॉर में लिख दो। तो ये पूरा आर्गुमेंट प्रिपेयर हो गया, इजी लग रहा है अब, है ना। तो जो ऐसे का टॉपिक याद किए हो तो जो चैलेंजेस हैं उसको अगेंस्ट में लिख देना, और जो पॉजिटिव साइड है उसको फॉर में लिख सकते हो। अब इसका मेथड अलग होता है, फॉर्मेट अलग होता है, फॉर्मेट वाइज लिखना, ऐसा नहीं कि ऐसे में जो फ्लो मेंटेन किए हो आर्गुमेंट में वैसा फ्लो मेंटेन करना, नहीं, मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूँ, कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट को ही लिखोगे फॉर और अगेंस्ट में, चैलेंजेस को अगेंस्ट में लिखना है, पॉजिटिव साइड या फिर कोई अचीवमेंट है तो इसको फॉर में लिखोगे। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को चेंज करना, ऐसा नहीं कि वही चीज को पूरा रिपीट कर रहे हो। फॉर्मेट क्या होता है कि अगर अगेंस्ट में लिख रहे हो तो अपना एविडेंस भी दोगे कि अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, अगर ये सही है तो क्यों सही हो रहा है, तो दोनों लेवल में यहाँ पे ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बेस्ड ऑन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, मोस्टली जो क्वेश्चन आर्गुमेंट में पूछे जाते हैं वो करेंट ओरिएंटेड ही पूछते हैं। अगर न्यूज में है तो न्यूज वाले ही यहाँ पे मोस्टली करंट ओरिएंटेड पूछते हैं। बाकी ऐसे का टॉपिक है, ऐसे में जब क्लास में जब कवर किए थे तो यहाँ पे मैं स्टैटिक पोर्शन भी बता चुका हूँ। ये सब कंटेंट जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड ही है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम है, किसको प्रिपेयर करना है ना, एक बार देख लेना। स्टैटिक पोर्शंस को बताया हूँ और एक बताया हूँ करंट ओरिएंटेड। तो ऐसे में स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है, करंट अफेयर्स भी कवर हो रहा है। जब दोनों पोर्शन कवर हो रहा है तो आर्गुमेंट में तो बस लिखना बस तो है, आर्गुमेंट में लिखना है और कुछ नहीं करना है। इजी टॉपिक है। हम जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जो चैलेंजेस बनाते हो, हम लोग चैलेंजेस बना रहे हैं इसको, लेकिन ये चैलेंजेस नहीं है। जो ऐसे के लिए प्रिपरेशन करोगे वो पूरा एक ले में चले जाएगा। एक धागा होता है ना, तो धागा का जो एक छोर है, एक छोर कौन है, पूरा ऐसे है। अब ऐसे से पूरा धागा यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ऐसा समझो। अगर ऐसे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी आर्गुमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, इन सब चीज का जो है आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अब देखो ये जो पीवाईक्यू है एक्चुअल में इसे जो है 2025 में पूछे गए थे, मतलब लास्ट ईयर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें क्या बोले हैं कि आर्गुमेंट लिखना होता है और सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा आर्गुमेंट है। पहले जो नंबर का क्वेश्चन होते हैं वो पूरा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं नॉर्मली जो ऐसे हो गया वहां से। अब ये जो आर्गुमेंट वाले हैं इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें कहीं पे भी जो है ऑप्शनल नहीं होता कि जो है 4 आर्गुमेंट दिए हैं तो 2 आर्गुमेंट लिखना, ऐसा नहीं। दोनों आर्गुमेंट को कंपलसरी होते हैं, दोनों आर्गुमेंट को लिखना होता है। 2 यहाँ पे आर्गुमेंट देते हैं, एक आर्गुमेंट का मार्क्स यहाँ पे 20 है, तो टोटल 40 मार्क्स का आर्गुमेंट होगा, 40 मार्क्स का होगा। और 40 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है यहाँ पे फेच करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा जो है 40 में 40 मार्क्स आ जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको कवर करना, लेकिन अपना बेस्ट देना है। मैक्स टू मैक्स मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर करने का ट्राई करना है। और नहीं मैं यहाँ पे कोई कट ऑफ बता रहा हूँ कि इतना कट ऑफ होगा कि इतना नंबर यहाँ पे एज्यूम करना है या फिर इतना नंबर यहाँ पे लाना है, नहीं। जितना मैक्सिमम होगा उतना मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है इवेल्युएट होगा, तो जब नंबर बनेंगे तो जब इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मार्क्स भी इम्पैक्ट करते हैं। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो उस मेरिट लिस्ट में मार्क्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। एक नंबर मतलब जो है कई जो मेरिट बनता है उसमें नीचे आ जाओगे, ऐसा सीन होता है। तो इसको बस ध्यान में रखोगे। बाकी जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए थे 2025 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सेकेंड, काम क्यों नहीं कर रहे हैं, चलो यहां से हट जाए। अच्छा, तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन को देखोगे, अ न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वॉरफेयर, मतलब अभी जो है डेटरेंट का यूज करते हैं। डेटरेंस का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो है 2 कंट्री हैं, ठीक है, ये 2 कंट्री हैं ए और ये बी। अब ये बी कंट्री जो है ए कंट्री के ऊपर डेटरेंस करना चाह रहे हैं। डेटरेंस मतलब क्या करेगा कि बी कंट्री जो है बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियस को है कहीं पे डिप्लॉय कर देगा, बड़े बड़े सबमराइन हो गया, एयरक्राफ्ट होगा, इन सबको जो है अपने अगल बगल या फिर जो अपने अनदर कंट्री में डिप्लॉय कर देगा। डिप्लॉय कर रहे हैं मतलब ये इंटरनेशनल एरेना में क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास देख लो, है ना, देख लो। ये बी बोलते हैं कि देख लो हमारे पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, सबमराइन है, न्यूक्लियर वेपन है, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो सीधा हम लोग बम गिरा देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास पूरा न्यूक्लियर वेपन है ना, एयरक्राफ्ट्स हैं। तो ये बी कंट्री क्या कर रहे हैं, ये शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक डिटरेंस बना रहे हैं कि एक बता रहे, दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे पास भी ये सब वेपन्स हैं, अगर अटैक करोगे तो थोड़ा सा सोच समझ के अटैक करना। तो इस तरीके से क्या है कि एक डिटरेंस बनाते हैं, और अभी भी ये डिटरेंस जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो डिटरेंस का पॉजिटिव साइड सबको पता होगा, ठीक है, कि जो फॉर है तो फॉर सबको पता होगा क्योंकि ये सब पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन इसका जो काउंटर करोगे, जिस तरीके से सिलेबस बोले गए हैं, अब ये काउंटर करोगे तो शायद सब लोगों को नहीं पता होगा कि इसका निगेटिव क्या हो सकता है। डिटरेंस के बारे में तो सबको पता है और सब जो है पॉजिटिव साइड को पढ़ेंगे, मतलब फॉर एरिया को पढ़ेंगे, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट करना है, अगेंस्ट करना है, तो इसको डेवलप करना पड़ेगा। और वही चीज सिलेबस में बोले हैं, डेवलपिंग अ काउंटर आर्गुमेंट।
समझ पा रहे हो? तो ये काउंटर आर्गुमेंट को यहाँ पे डेवलप करना होता है। अब समझ आया, लिंक किया हूं तो ऐसे और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंस टू वारफेयर, न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंस टू वारफेयर, तो इसका पॉजिटिव साइड लिखना है और एक जो है इसका काउंटर आर्गुमेंट करना है। देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से सीट दिए रहते हैं, ये सीट को देखो, ध्यान इतना रखना है कि हो सके तो पूरे सीट को भरने का ट्राई किया करो। और ये जो अगल बगल जो साइड यहाँ पे लाइन के ये वाला साइड ना, ये वाले साइड कुछ भी मत लिखा करो। पेपर 2 में भी निगेटिव मार्किंग होते हैं, आई होप सबको पता हो, नहीं पता हो तो समझ लो। पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग होते हैं और निगेटिव मार्किंग पूरा पेनाल्टी वाला ही फॉर्म लेते हैं। जो नॉर्मली पेनाल्टी बोलते हैं वो निगेटिव मार्किंग के ही बराबर हैं। तो जब क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि इस पॉइंट में जो है कुछ नहीं लिखना है, तो क्यों हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को लिखे, क्यों हमें जो है फालतू का मार्क्स यहाँ पे कटवाना है? समझ पा रहे हो? और हो सके तो मैक्स टू मैक्स ये जो पूरा पेज है इस लास्ट तक लिखने का ट्राई किया करो। ये जो है एसे में भी इंप्लीमेंट होता है, रिपोर्ट राइटिंग में भी ये सब इंप्लीमेंट होगा, आर्गुमेंट कर रहे हो तो आर्गुमेंट भी इंप्लीमेंट होगा, इवन जो कॉम्प्रिहेंशंस कवर करते हो तो कॉम्प्रिहेंशंस में भी ये लाइन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। कि हो सके तो इतना स्पीड को एक्यूरेट करो कि हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को एक प्रॉपर टाइम में मैनेज किया जा सके। और लिखोगे तो ध्यान रखना कि ऐसा होता है कि किसी का हैंड राइटिंग बहुत छोटा छोटा होता है। अब छोटा छोटा होने की वजह से क्या होता है कि ये वाला जो लाइन लिखोगे, पहला लाइन जैसे कि हो गया, तो यहाँ पे 7 वर्ड, 8 वर्ड, 9 वर्ड, इस तरीके से वर्ड को यहाँ पे लिखते हैं। ऐसा मत कर, थोड़ा सा जो आंसर राइटिंग करोगे तो जो राइटिंग बनाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रखना, राइटिंग बड़ा होना चाहिए। प्लस एटलीस्ट जो है 5 to 6 वर्ड बस लिखा करो एक लाइन में। 5 to 6 वर्ड जब एक लाइन में लिखोगे तो ये जो पूरा पेज तक आते आते क्या होगा कि जो वर्ड लिमिट दिए रहते हैं वहीं तक मेंटेन रहेगा। समझ पा रहे हो? जो वर्ड लिमिट यहाँ पे दिए रहते हैं ना, तो ये वर्ड लिमिट प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो 5 to 6 लाइन बस एक लाइन में लिखा करो, 5 to 6 वर्ड जो है केवल एक ही लाइन में लिखा करो। पूरे को यहाँ पे 10 वर्ड से भर रहे हो, 9 वर्ड, 10 वर्ड लिख रहे हो, इससे क्या होगा कि जब पूरे पेज को भी भर दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वर्ड है और सीधा ही इम्पेक्ट जाएगा ये वर्ड लिमिट के ऊपर। और वर्ड लिमिट अगर ज़्यादा ही क्रॉस हुआ है ना, अगर ज़्यादा ही क्रॉस कर रहे हो तो फिर वो पेनाल्टी वाला काम चलता है और ये मार्क्स जो है फालतू का कटेगा। तो सिंपल सा बेस्ट वे वही है कि 5 to 6 एक लाइन में लिखना है और उसके बाद क्या करोगे कि ये पूरा पेज तक यहाँ पे कवर करना है, पेजेस को छोड़ना नहीं है। और ये सैंपल पेपर है और इसी तरीके से पेज दिए रहते हैं। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो है इस तरीके से पेज मिलेगा, पूरा एक बुकलेट टाइप का मिलता है। बगल में जो है जैसे ही लास्ट में देखोगे तो क्वेश्चन पेपर भी रहता है, तो क्वेश्चन पेपर को डिटैच कर लेना है ना, क्योंकि जो है ऐसा मत देखने को मिला है कि पूरा आंसर राइटिंग कर लिए, आंसर राइटिंग करने के बाद पेपर जमा कर रहे हैं लेकिन अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिटैच ही नहीं किए, मतलब उसको पता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर अटैच्ड मिलता है। तो जो क्वेश्चन पेपर होते हैं और ये बुकलेट होते हैं दोनों अटैच्ड मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर को अलग कर लेना क्योंकि उसको घर ले जाना होता है, और जो बुकलेट होता है जिसमें लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, उसको जो है जमा करना होता है, तो उसको याद रखोगे, है ना कुछ पॉइंट। बाकी अब ये डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये मिस्टेक्स को थोड़ा सा गांठ बांध लो, अच्छे तरीके से जो है इसको कवर करना है, ठीक है। हमें ये जानना जरूरी होता है, हमें ये जानना जरूरी होता है कि क्या चीज़ लिखना है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी होता है क्या चीज़ नहीं लिखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे जो है आंसर राइटिंग करना है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीज़ है जिससे हमें अवॉइड करना है, मतलब मिस्टेक्स जो करते हैं उसको अवॉइड करना है। सबसे पहले बात जो अवॉइड करना वो है क्लियर स्ट्रक्चर, जिसे लेक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर होता है पूरा ऐसे जो है प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, उसी तरीके से जो आर्गुमेंट होता है तो आर्गुमेंट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ऐसे पैराग्राफ में लिखते हो लेकिन आर्गुमेंट को जो है पॉइंट वाइज लिखना होता है ना। पूरा लिख के बताऊंगा उस चीज़ को, है ना। तो अभी तो क्लास बस स्टार्ट हुआ है, तो लेक ऑफ क्लियर स्ट्रक्चर इन सब चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल होता है वो यूपीएससी के लेवल को यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये स्कूल वाले एग्जाम नहीं है, स्कूल वाले भी आर्गुमेंट लिखते हैं, लेकिन हमें यूपीएससी का लेवल में लिखना है। जिस तरीके से कोई पॉइंट बताओगे, ठीक है, जैसे कि ये लाइन में जो है अपने बारे में बोलने का मतलब है
कि जो क्वेश्चन दिए रहेंगे तो क्वेश्चंस के बारे में लिखोगे। अब क्वेश्चन लिखोगे तो एक फॉर में अगर लिख रहे हो तो फॉर के बाद अपना एग्जाम्पल दे दो, अपने से एग्जाम्पल दे दो, या फिर अगर कोई इविडेंसेस अगर मिल रहे हैं इसके बेस में तो इविडेंसेस दे दो। तो इस तरीके से लिखोगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन रहेगा, प्रॉपर फॉर्मेट जो है ये मेंटेन रहेगा। इसके बाद जो है ये चीज को बताया भी हूं कि जो एक्सट्रीमिज्म होता है, जो बायस स्टैंड होता है, इन सब चीज से बच के रहना है। उतना ज़्यादा हमें पहले बात एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना है कि अगर कोई भी चीज़ सही है तो बिल्कुल सही है, अगर कोई गलत है तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो इस तरीके से जो एक्सट्रीम वाले वर्ड भी होते हैं ना, जैसे कि सेल्डम हो गया, है ना, इस बहुत एक्सट्रीमिज्म वाले वर्ड हैं, सब टेलीग्राम चैनल में हैं। तो जितना भी जो एक्सट्रीमिज्म वाले वर्ड होते हैं, इस सब एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे अवॉइड करोगे। प्लस कहीं पे भी हमें बायस नहीं होना है, ठीक है, जितना हो सके उतना न्यूट्रल पॉइंट रखना है, न्यूट्रल ही रहोगे, चाहे ऐसे लिख रहे हो चाहे आर्गुमेंट लिख रहे हो, हर एक पॉइंट में न्यूट्रल रहना है। क्योंकि हमें यहाँ पे किसी की तरफ बायस अगर हो रहे हो, अगर बायस हो जा रहे हो तब तो ये तो फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, नो डाउट। तो बायस नहीं होना है, जितना हो सके उतना न्यूट्रल ही रहना है, जितना रिलेवेंट एग्जाम्पल है उसी को कोट करना है, अनरिलेवेंट नहीं करना है, इरिलेवेंट एग्जाम्पल नहीं देना है। अगर डाटा नहीं पता है, अगर फैक्ट्स नहीं पता है ना, एग्जाम्पल अगर नहीं पता है तो रैंडमली किसी का भी एग्जाम्पल किसी वाले क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है। अगर नहीं पता है तो मत लिखना, नहीं पता है, अगर डाटा कोटा अगर कुछ भी नहीं पता है, कोड भी अगर नहीं पता है तो मत लिखना। लेकिन दूसरे का एग्जाम्पल दूसरे में ऐड कर रहे हो, दूसरे पैराग्राफ का एग्जाम्पल तीसरे में ऐड कर रहे हो, तो ये क्या होगा, पूरा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखते हो एक तो फ्लो मेंटेन यहाँ पे बिगड़ेगा, फ्लो तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद जो है इनरिलेवेंट जब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखोगे या फिर डाटा फैक्ट्स कोट करोगे तो जो चेक करेंगे वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ का डाटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से मार्क्स कटेगा। तो जो रिलेवेंट एग्जाम्पल है, जो रिलेवेंट डाटा है, कोट है, जजमेंट स्कीम है, इन्हीं बस को ऐड करना है, बाकी इरेलेवेंट को हटा दो। जो टॉपिक डिमांड है उस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, जो क्योंकि देखो ऐसे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ये सब कवर किए हैं, तो वही टॉपिक को कवर करोगे। प्लस अपने से लगता है कि कोई और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है तो उसको कवर करना है, लेकिन जो टॉपिक ज़्यादा डिमांडेड है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करोगे। इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ मत करना, है ना, इमोशनल लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पे नहीं चलेगा। क्योंकि देखो होता है ना कि किसी को अगर आर्गूमेंट लिख रहे हो या फिर थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करने का ट्राई कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हो तो थोड़ा सा इमोशनली यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं, ऐसे पॉइंट यहाँ पे डल जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही इमोशनल वे में होते हैं। और अगर उसको इमोशनल लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो फिर कैसे चेक कर पाएंगे। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर इमोशनल तरीके से लिख रहे हैं तो शायद जो चेक कर रहे हैं वो इमोशनल हो जाए, इमोशनल हो जाएगा तो शायद जो है मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा दे देंगे, ये लॉजिक बनता है। लेकिन ये लॉजिक काम नहीं आने वाला है, लॉजिक जो है कहीं काम नहीं आता। तो हो सके तो जितना भी यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करोगे पूरा प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ करना। प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज़ करने के साथ इतना ज़्यादा जो हाई फाई वाले वर्ड होते हैं, ये हाई फाई वाले वर्ड को यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमें अपने कॉपी को चेक कराना है। जब अपना कॉपी को चेक कराओगे तो एटलीस्ट जो चेकर हैं, जो कॉपी चेक करने वालों समझ भी तो पाए। हमें अपना जो मनोबल है, हमारा जो कैपेसिटी है, हमें जो इतना हाई फाई इंग्लिश का वर्ड आता है, ये सब चीज़ जो है आंसर राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आंसर राइटिंग जब ऐसे कवर कर रहे थे तो वहाँ भी वही चीज़ बोला हूँ, क्योंकि जो आंसर राइटिंग है पेपर 2 है, ये पूरा नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। नॉलेज का टेस्ट जो है पेपर 1 में हो गया है, जितना नॉलेज दिखाना था सब पेपर 1 में दिखा चुके हैं। अब बारी आता है पेपर 2 में, जिसमें से पूरा क्रिटिकल थिंकिंग का काम है। ये जितना सिंपल लैंग्वेज हो सके उतना ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। ऐसा लैंग्वेज यूज़ करो थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल के साथ ही साथ सिंपल होना चाहिए। उतना ज़्यादा हाइपन वर्ड जो होता है, हाई फाई वाले वर्ड होते हैं, उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग के बेस में है। जितना सोच सकते हो उसको हाई फाई करो, समझ पा रहे हो, जितना सोच सकते हो उस सोच को हाई फाई करना है, लेकिन इस तरीके से जो है वर्ड को हाई फाई नहीं करोगे। ग्रामर और लैंग्वेज इन सब में ध्यान दोगे। जितना भी पेपर यहाँ पे लिखोगे, चाहे इवन ऐसे लिखो, इवन रिपोर्ट राइटिंग करो, आर्गूमेंट करो, कॉम्प्रिहेंशन करो, ये जो ग्रामर और ये जो लैंग्वेज वाला एरर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना। अब ये कैसे बच सकता, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से,
प्रैक्टिस ही पूरा ऑल अबाउट यहाँ पे की होता है पेपर 2 का, और सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग का, है ना। ग्रामर तो चलो ठीक है, ग्रामर को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे वो वहां से हो जाता है, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन जो आंसर राइटिंग वाले पोर्शन आते हैं तो आंसर राइटिंग पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का होता है। जितना ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा समझ आएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से हैंडल करना है। अब जब भी आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग करने के बाद एक बार खुद का जो पेज होता है कि एक्चुअल में लिखे क्या हो, उसको खुद से इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने के बाद जो है ये समझ आएगा कि एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इस तरीके से लिखना था, या फिर यहाँ पे गलती हो गए, या फिर ग्रामर मिस्टेक हो गए। ये सब कब समझ आएगा? जब इसको खुद से इवैल्यूएट करोगे, एक बार खुद से पढ़ना। जब भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद जो भी लिखे हो उस लिखने के बाद जो है एक बार अपने से पढ़ना, और अपने से पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना, उसको अपने से जो है एनालाइज करना। क्या एनालाइज करोगे? कि यहाँ पे ग्रामर ठीक है कि नहीं है, जो फ्लो मेंटेन होना था वो फ्लो मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखे जा सकते थे क्या। तो इस तरीके से जब अपना मिस्टेक्स जो है इम्प्रूव करोगे, अपना मिस्टेक्स को जब पहचानोगे तो ये जो है एक इम्प्रूवमेंट की लेवल में लेके जाएगा, और जिस तरीके से जो है CPF में पूछते हैं उसी लेवल में जाएगा, और बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाओगे। तो अल्टीमेटली जो है आर्गूमेंट में भी जो है पूरा प्रैक्टिस है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना वो सब यहीं पे सीख जाओगे। उसी के साथ पैराग्राफ को लिंक भी करना है। ये बोलोगे कि आर्गूमेंट को तो पॉइंट वाइज लिखना होता है, तो पॉइंट वाइज में पैराग्राफ कैसे लिंक करोगे? हिडन बता रहा हूं मैं इस चीज को। बहुत लोग वही बोलेंगे कि जो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का जो लिंकेजेस होता है तो मेनली जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे में पैराग्राफ लिंक होता है, लेकिन यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे ये जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। लेकिन बस इतना समझो कि पैराग्राफ से यहाँ पे लिंकेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये लिंक कहाँ से करोगे? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लिंकिंग वर्ड डाला हूं, शायद जो है ऐसे क्लास, ये तो 8 चल रहा है, 6 या फिर 7, जब ऐसे क्लास कवर हो रहा था क्लास 6 या फिर 7 इसी में, वहां पे मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेडली वे में यूज कर सकते हो उस तरीके के जो है पूरा जो इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ड है उसको डाला हूं टेलीग्राम में। वहां से उसको एक्सेस करना, एक बार रीड करना। अगर बट आ रहा है तो बट के जगह और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, अगर एंड आ रहे हैं तो एंड के जगह और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, आल्दो की जगह कौन कौन से और अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली एक पैसेज को सेकंड पैसेज के साथ लिंक करेगा। तो लिंकिंग यहाँ पे जरूरी है। एक पैराग्राफ को अगर दूसरे पैराग्राफ के साथ अगर लिंक करते हो, बल्कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लेकिन जब लिंक करोगे तो फिर से फ्लो मेंटेन बनेगा। अब फ्लो मेंटेन बनेगा तो अगर खुद सोचो कि यहाँ पे अगर फॉर बता रहे हो तो पूरा यहाँ पे फॉर को ही बताओगे, मतलब पॉजिटिव को बताओगे, फ्लो मेंटेन रहेगा। इसके बाद जब इसका अगेंस्ट को बताओगे तो अगेंस्ट का फ्लो मेंटेन रहेगा। तो सोचो खुद के इंट्रोडक्शन लिखे हो, उसके बाद फॉर लिखे हो, उसके साथ जो है फॉर लिखने के बाद अगेंस्ट लिखे हो, फिर कंक्लूजन लिखे हो, तो ये तो पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में बन जाएगा, एक फ्लो मेंटेन रहेगा। और फ्लो मेंटेन ही करना यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है, और उस चैलेंजिंग को कम कर चुका हूं मैं ऐसे क्लास में, लिंकिंग वर्ड भी वहां पे दिया हूं। तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखोगे। प्लस जो वर्ड लिमिट है, तो वर्ड लिमिट के बारे में बताया हूँ कि वर्ड लिमिट को इग्नोर नहीं करना है। जितना ज्यादा वर्ड लिमिट को क्रॉस करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे चांसेस है कि मार्क्स कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वर्ड लिमिट अगर 300 का दिया हुआ है तो केवल 150 ही वर्ड लिख के आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। प्रोबेबली जितना वर्ड लिमिट दिया रहता है उतना ही वर्ड लिमिट को टच करने का ट्राई करना। हल्का इधर उधर चलता है नो डाउट, लेकिन वर्ड लिमिट को ही कवर करोगे। बाकी ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आर्गूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF जो है अपलोड हो जाएगा, तो वहीं से इसको एक्सेस कर सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं क्लास 9 के साथ, लेक्चर 9 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं पेपर 2 क्लासेस का लेक्चर सीरीज 9 को। इससे पहले जो है टोटल 8 क्लास कवर हो चुके हैं, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज है जो कि यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो फुली प्रिपेयर हो जाओगे अगर क्लास को देख रहे हो, सिंसियरली वे में अगर फॉलो कर रहे हो, तो
एक जो पैटर्न होता है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेकेबल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, वो सब बहुत कई हद तक जो है रिड्यूस हो जाएगा। बस अपने लेवल में इतना ट्राई करना है इस क्लास को देखने के बाद कि एक तो अपने पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, और ये कंटेंट बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन है सब टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो है मंथली हो गया तो मंथली पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सब जो है कवर हो ही जाता है, ठीक है। फिर वीकली मैगजीन जो है अपलोड होता ही होता है टेलीग्राम चैनल में, तो यहाँ से कंटेंट का भी कोई इशू नहीं होना चाहिए एस सच। अब मेन पॉइंट आता है, तो कंटेंट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मेन पॉइंट अब आता है, वो मेन पॉइंट है कि प्रैक्टिस। और अभी से जो है जो भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए होंगे तो मेक श्योर करना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एग्जाम को, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। तो मेक श्योर करना प्रैक्टिस करना अभी से, इवन अभी से जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना अगर नहीं किए होंगे तो, और प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज 9 को कवर करते हैं। इस लेक्चर सीरीज 9 में एक्चुअल में जो आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो है पॉइंट्स में लिखना है या फिर जो है ऐसे के फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इसका फॉर्मेट के बारे में या फिर इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर इसका डिस्कस किया जाए तो फॉर्मेट अगर देखोगे इसका कि किस तरीके से जो है फॉर्मेट लिखना चाहिए इसका, सबसे पहले देखो अधिकतर और स्कूल लेवल में जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, स्कूल लेवल में जब आर्गुमेंट लिखते थे तो किस तरीके से आर्गुमेंट लिखते थे, नॉर्मली उसका जो है सीधा फॉर लिख दिए और सीधा उसका अगेंस्ट लिख दिए। ये जो है नॉर्मली स्कूल लेवल में जब प्रिपरेशन करते थे, स्कूल लेवल में जब राइटिंग करते थे, तो यही दो तरीके से पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाता था आर्गुमेंट का। लेकिन अब बात आता है यूपीएससी का, अब बात आता है सीएपीएफ एसी का, क्योंकि हमें उस लेवल में मेंटेन करना है, उस लेवल में जो कंटेंट है उस कंटेंट को मेंटेन करना है। सबसे पहले जो है फॉर्मेट इसका अगर मैं बताऊं तो फॉर्मेट जब भी एक बुक आएगा, अब ये बुक कैसा दिखता है ये सब कल के क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे होगा, अच्छा नहीं है यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो कल के क्लास में पूरा फॉर्मेट बताया हूँ, पूरा प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल वे में जो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे जो बुक मिलेगा, जो पेजेस मिलेंगे, वही पेजेस को कल के क्लास में दिखाया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है फॉर्मेट में सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा उसका इंट्रोडक्शन। ये बोलोगे कि आर्गुमेंट में इंट्रोडक्शन कैसा आएगा, इंट्रोडक्शन क्या करेगा, ध्यान रखना बेस्ट टू बेस्ट अगर रिप्रेजेंट करना है, फॉर्मेट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बात करो, है ना, थोड़ा डीप में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का अगर बात करो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब ये जो इंट्रोडक्शन होगा तो रफली 2 to 3 लाइन में पूरा ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन के नाम में पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दे रहे हो, नहीं, इंट्रोडक्शन 2 to 3 लाइन में होना चाहिए। अब ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो इसको डायरेक्टली लिंक करना है एसे के इंट्रोडक्शन से, एसे के इंट्रोडक्शन से। एसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं ये सब चीज एसे के क्लास में डिस्कस किए हैं, जब क्लासेस रनिंग हो रहा था तो वहां पे डिस्कस किए हैं। सेम एसे में जो बताए हूं वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, एसे लिख दिए। सेकेंड बात, अब ऐसे लिखने के बाद सीधा अब इसका लिखना है फॉर, ठीक है। अब इसका लिखना है फॉर, कैसे लिखोगे, क्या मिस्टेक्स होता है अभी बताऊंगा। फॉर लिख लिए, फॉर लिखने के बाद अब हमें लिखना है इसका अगेंस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इंट्रो हो गया, इंट्रो के बाद फॉर लिख दिया, उसका फेवर में बात कर दिए, फेवर के बाद जो है इसके अगेंस्ट में भी बात कर दिए। अब मेन पॉइंट आता है अगेंस्ट में लिखने के बाद कॉन्क्लूजन, ये कॉन्क्लूजन भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे क्लास अगर फॉलो किए होंगे तो न तो इंट्रोडक्शन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, न ही कॉन्क्लूजन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो ऐसे लिखते हो, डीप में लेके जा रहा हूं, ध्यान में रखना, ऐसे लिखते हो तो ऐसे में जो कॉन्क्लूजन लिखते हो पूरा 100% सेम नहीं होगा इन केस ऑफ आर्गुमेंट। ये पॉइंट को ध्यान में रखोगे, आर्गुमेंट में अगर कंक्लूजन लिखोगे तो आर्गुमेंट का कंक्लूजन पूरा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ऐसे। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन में ऐसे में जो बताया हूं, ऐसे में जो इंट्रोडक्शन बताया हूं वैसे इंट्रोडक्शन सिमिलरली जो है
इंट्रो में लिख सकते हो फॉर्मेट के केस में। लेकिन अगर आर्गुमेंट लिख रहे हो तो आर्गुमेंट के केस में अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन तो सेम हो गया, और ऐसे और आर्गुमेंट में अगर कंक्लूजन लिख रहे हो तो ये पूरा डिफरेंट होना चाहिए। कैसे डिफरेंट होगा और किस तरीके से डिफरेंट होता है, ध्यान में सुनो। ऐसे का जो कंक्लूजन है इसमें मैं बताया हूं कि जो है ऐसे में क्या कर देना, चैलेंजेस बताते हुए उसका जो है सॉल्यूशन दे दो। ये एक मेथड बताया हूं ऐसे का जो कंक्लूजन होता है उसको इन करने का, ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये बताया हूं कि कंक्लूजन को जो है वे फॉरवर्ड के फॉर्म में जो है कंप्लीट कर दो, ये जो है एक मेथड बताया हूं ऐसे में। लेकिन जब बात आता है आर्गुमेंट का, तो आर्गुमेंट में क्या रखना है, हमें यहाँ पे समरी लिखना है। समरी लिखना है, कैसे समरी? अब समरी लिखने का मतलब ये नहीं है कि जो फॉर में लिखे और अगेंस्ट में लिखे हो उसी को जो है पूरा जो वर्ड को डिप्टो यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हो, कॉपी नहीं करना, समरी लिखना है। समरी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब फॉर और अगेंस्ट दोनों का एमलगमेशन करके जो है यहाँ पे समरी लिखोगे, ठीक है। और समरी लिखना है तो न्यूट्रल लिखना है, ऐसा नहीं कि जो है अगर अगेंस्ट में जा रहे हो तो पूरा अगेंस्ट में ही चले गए और समरी पूरा अगेंस्ट में ही लिख के आ गए हो, या फिर फॉर में लिखे हो तो पूरा समरी को फॉर में लिख दे रहे हो, नहीं। दोनों का हमें जो है एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस अप्रोच होना चाहिए जब कंक्लूजन लिखोगे तो आर्गुमेंट का, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली लिख के मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, उसका कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकली बताऊंगा। लेकिन बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जब समरी लिखोगे इन केस ऑफ आर्गुमेंट तो हमें न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना है और बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। बैलेंस मतलब दोनों को एमलगेट करना है, फॉर को भी और अगेंस्ट को भी। और हो सके तो यहाँ पे जैसे कि होता है ना, वे फॉरवर्ड देने का ट्राई कर दिए तो वे फॉरवर्ड देने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि ये ऐसे तो नहीं है जिसमें हम लोग से यहाँ वे फॉरवर्ड मांग रहे हैं, वो तो खुद एग्जिस्टिंग टॉपिक चलता है। आर्गुमेंट को देखोगे, आर्गुमेंट का क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे जो कि कल के क्लास में बताया हूं, तो उस क्वेश्चन को देखोगे तो नॉर्मली इशू बेस्ड वाले क्वेश्चन आते हैं और पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट बट डेवलप करना होता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, और मैं अपना अगर बताऊं तो यहाँ पे कोई वे फॉरवर्ड लिखने की जरूरत एज सच नहीं होता। सिंपल सा अप्रोच यहाँ पे फॉर और अगेंस्ट में लेके चलना, और इसके बेस में जब कंक्लूजन लिखोगे आर्गुमेंट का तो सिंपल अप्रोच लेके चलना कि हमें एक समरी लिखना है। समरी किसका लिखोगे? फॉर और अगेंस्ट दोनों का बैलेंस व्यू देते हुए एक समरी वहां पे 2-3 लाइन में कंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि ऐसे का जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट में हमसे कोई ओपिनियन थोड़ा मांग रहे हैं, ऐसे में ओपिनियन मांग सकता है। आर्गुमेंट का मीनिंग समझो कि एक्चुअल में आर्गुमेंट का मीनिंग क्या होता है। आर्गुमेंट में हमें कोई ना तो एडवाइस मांगते हैं, ना तो आर्गुमेंट में कोई हमसे ओपिनियन मांगते हैं। ये बस बताना होता है कि आर्गुमेंट में भैया ये जो आर्गुमेंट लिखा है तो इसका क्या सही पॉइंट हो सकता है और क्या इसका निगेटिव पॉइंट हो सकता है। हमें ना तो कोई चैलेंजेस के बारे में पूछे जाते हैं, हमें ना तो कोई इसका सॉल्यूशन के बारे में पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो? आर्गुमेंट का मतलब ये होता है, आर्गुमेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि ना तो चैलेंजेस लिखना है ना सॉल्यूशन लिखना है, जो दिए गए हैं उसके बारे में फॉर में लिख दो पॉजिटिव साइड और उसका निगेटिव साइड लिखना है, ठीक है। और एक्सट्रीम वर्ड यूज नहीं करना, ये भी कल के क्लास में बताया हूं। तो फॉर्मेट जो इसका होता है वही नॉर्मली होता है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद उसका फॉर लिखना है, फॉर के बाद जो है अगेंस्ट लिखोगे, अगेंस्ट के बाद जो है नॉर्मली कंक्लूजन लिखोगे। ये जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बाकी अब क्या करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन है, फॉर है, अगेंस्ट है और कंक्लूजन है, इसको अब थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा डिकोड करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा और उतना ज्यादा ये जो सबटल वे होता है, सबटल वे मतलब एक सूक्ष्म माइक्रोवेव जो होता है ना, जो माइक्रो तरीके से स्क्रूटनाइज करते हैं वो समझ आएगा। अगर क्रक्स समझ आ गया है ना, अगर न्यूज समझ आएगा, होता है ना कि अगर कोई डिसीज हो रहा है तो डिसीज का ओरिजिन अगर समझ आ गया तो पूरा डिसीज खत्म कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट का अगर क्रक्स समझ आ गया, इसका ओरिजिन समझ आ गया तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा, अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग लिख सकते हो। बाकी आर्गुमेंट का मीनिंग सबको नहीं पता होता, सब बोलेंगे कि हमें जो है आर्गुमेंट पता है, आर्गुमेंट में ये पता होता है, और बोलेंगे तो पूछोगे तो ये बताएंगे कि आर्गुमेंट में फॉर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो आर्गुमेंट का सबसे पहले मीनिंग समझ आना चाहिए कि ना इसमें सॉल्यूशन, चैलेंजेस
ये नहीं लिखना होता है। आर्गुमेंट में देखो मैं ये बोल रहा हूं कि आर्गुमेंट में जो फॉर है, जो पॉजिटिव साइड है और उसको जो निगेटिव साइड है उसको इनकॉर्पोरेट करना है, और अपने तरीके से जो है कुछ भी चीज घुसेड़ दे रहे हो, ये टॉपिक से थोड़ा सा बचना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, कैसे फॉर होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। अब वन बाय वन करके थोड़ा सा और डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन होगा, ये इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन होना चाहिए, रफली 3 लाइन तो ज्यादा हो गया, रफली 2 लाइन्स यहाँ पे सफिशियंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम होता है और मेन जो मार्क्स यहाँ पे मिलता है वो किस में मिलता है, फॉर में और अगेंस्ट में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कलेक्ट होते हैं, है ना, और चेकर जो चेक करते हैं वो सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के केस में देते हैं, फॉर लिखोगे और अगेंस्ट लिखोगे और किस वे में प्रेजेंट किए हो। तो इंट्रोडक्शन लिखने में उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन, जब टाइम वेस्ट नहीं बोल रहा हूं तो फिर कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख के आ रहे हो, नहीं, इंट्रोडक्शन लिखोगे तो प्रॉपर वे में लिखना है। इंट्रोडक्शन एक, या तो जो लाइन दिए रहेंगे उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, अब यहाँ पे कोड से स्टार्ट कर दो, डाटा से स्टार्ट कर दो, स्कीम से स्टार्ट कर दो, नहीं, ये ऐसे नहीं लिख रहे हो, ध्यान में रखना इस बात को। मैं इसी चीज को यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, बार बार मैं ऐसे को इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे को इसलिए लिंक कर रहा हूँ ताकि समझो, ऐसे डिफरेंट होते हैं और आर्गुमेंट डिफरेंट होते हैं, सबका ओपिनियन जो है डिफरेंट होता है, ठीक है, ये बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो एक प्रॉपर अप्रोच होता है जहां से मार्क्स ज्यादा मिलेगा वो अप्रोच यहाँ पे सुटेबल होगा ना, क्योंकि पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे ताकि अच्छे तरीके से लिख पाए और अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर पाए। अब लिखना तो सब कोई जो है कुछ भी चीज लिख रहे हैं, लेकिन हमें क्या लिखना है, हम जब इस क्लास को देख रहे हैं तो इस क्लास से इतना श्योरिटी हो जाना है कि इसी तरीके से अगर लिखोगे तो मार्क्स कलेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अब लिखना तो अपने ऊपर है, ये सब इंडिविजुअल में डिपेंड करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ध्यान में रखना है, कोई डाटा से स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई स्कीम से स्टार्ट कर दे रहे हो या फिर उसी तरीके से कोई कोट दे रहे हो, यहां से कवर कर सकते हो नो डाउट, लेकिन ये तो वही हो जाएगा फिर ऐसे और आर्गुमेंट, ऐसे और आर्गुमेंट को दोनों को मिक्स कर दिए, ना इधर का हुए ना उधर का हुए, ये केस बन जाएगा। तो इससे अच्छा बेस्ट ये होगा कि हो सके तो जो टॉपिक दिए रहेगा उस टॉपिक का डायरेक्टली डेफिनेशन लिख दूं, ये बेस्ट तरीका होता है। देखो अपने तरीके से और भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि यहां से अगर उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगा, और डेफिनेशन नॉर्मली 2 लाइन में दोगे तो यहाँ पे सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अवॉइड करना, ऐसे बिल्कुल डिफरेंट होता है और ऐसे का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बाकी टॉपिक सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे कि वहां पे ऐसे में बताया हूं कि सोसाइटल डायमेंशन को मर्ज करना है ना, इकोनॉमिकल डायमेंशंस को जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी टॉपिक को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है, ये सब इनकॉर्पोरेशन जो है आर्गुमेंट में भी होता है, नो डाउट आर्गुमेंट में भी ये सब टॉपिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट बनाना पड़ेगा। आर्गुमेंट का जो मेन मीनिंग होता है कि एक्चुअल में आर्गुमेंट होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, सुटेबल यही होंगे डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका फॉर कैसे लिखूं, पूरा मैं स्ट्रक्चर वाइज जा रहा हूं, है ना, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब देखो फॉर जब लिखोगे तो सबसे पहले माइंड में ये आएगा कि इसे जो है किस फॉर्मेट में लिखें, किस फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि इसे जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे या फिर इसे जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखे। तो ध्यान रखना आर्गुमेंट को हमेशा पॉइंट फॉर्मेट में लिखा जाता है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और आर्गुमेंट को अगर देखे होंगे तो कभी भी पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले पॉइंट मेक श्योर होना है कि ये जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे, और एटलीस्ट 5 पॉइंट इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करना। 5 पॉइंट जो है ऐसे के बारे में, सॉरी, जो 5 पॉइंट है वो फॉर में लिख दिए, और इसी तरीके से जो 5 पॉइंट है वो अगेंस्ट में लिख दिए। ये गलती मत करना कि 5 पॉइंट तो फॉर में लिख रहे हैं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है उसके अगेंस्ट में लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं, सिमिलरिटी रखना है ना। अगर 5 पॉइंट जो है फॉर के केस में लिख रहे हो तो 5 पॉइंट जो है अगेंस्ट के केस में भी होना चाहिए, समझ पा रहे हो इस चीज को। तो एटलीस्ट और कितना पॉइंट, 6 7 8 इतना तक जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे सिंपल रखना, 5 पॉइंट लिखना। अब ये 5 पॉइंट में क्या क्या लिख सकते हो, देखो
ये जो 5 पॉइंट हैं, तो पहला पॉइंट में जो है इसका इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, पॉजिटिव साइड। सेकेंड पॉइंट लिखोगे तो इसमें जो है अगर पॉलिटिकली कोई पॉइंट, अच्छा पॉलिटिकली तो थोड़ा सा हटा के ही रखना, ठीक है, पॉलिटिकली सो बच के रहना यहाँ पे। इकोनॉमिकल बता दिए, इकोनॉमिकल के साथ जो है इसका सोसाइटल क्या इम्पैक्ट आ रहा है या फिर क्या पॉजिटिव साइड आया है। थर्ड साइड में जो थर्ड पैराग्राफ होगा तो इस थर्ड पैराग्राफ में ये बता सकते हो कि इसका जो है सिक्योरिटी से क्या लिंक हो रहे हैं। अब ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो नॉर्मली मैं अपने से बता रहा हूँ, कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक मेथड बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस आएगा तो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका पैटर्न कैसे बनने वाला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें टेकल हो जाएगा। 4 पॉइंट में लिख सकते हो कि ये जो सिक्योरिटी वाला हो गया, तो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है एआई का, एआई के फील्ड में क्या हो सकते हैं या फिर एआई किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरीके से अपने लेवल में जो है 5 पॉइंट, और पांचों पॉइंट पूरा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला पॉइंट में अगर इकोनॉमी का लिखे हो तो दूसरा पॉइंट में भी इकोनॉमी का लिख रहे हो, बल्कि कंटेंट दूसरा रहेगा। ध्यान में रखना, इकोनॉमिक के बारे में जब पहला पैराग्राफ में पहला जो पॉइंट में लिखोगे वो दूसरा लिखोगे, सेकेंड पैराग्राफ में भी लिखोगे तो दूसरा ही लिखोगे, लेकिन दोनों अगर इकोनॉमिक का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक से ही लिंक कर रहे हो, तो ये तो कंटेंट डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, बल्कि कंटेंट अलग अलग लिखे हो, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है इकोनॉमिकल सोसाइटल, ये तो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। तो ये तो वही तो हो गया, मोर और लेस सिमिलर पैटर्न हो गया, पहला और टॉपिक सेकेंड टॉपिक दोनों सेम टाइप हो गए। कंटेंट डाइवर्सिफाई करने से टॉपिक डाइवर्सिफाई नहीं होता, पॉइंट समझना। कंटेंट को डाइवर्सिफाई करने से पॉइंट जो सब्जेक्ट हैं वो डाइवर्सिफाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यही करना कि इकोनॉमिकल कंटेंट अलग होता है, सोसाइटल कंटेंट अलग होते हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखना। ठीक है, एक के साथ मर्ज बस मत करना दोनों को। उसके बाद आएगा कि अगर कोई भी पॉइंट बोल रहे हो, अगर इकोनॉमिक के बारे में बोल रहे हो या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड अगर लिखे हो, तो इसमें एटलीस्ट हमें डाटा कोट करना है। डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, ये सब चीज़ को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि अपना जो स्टेटमेंट है, जो बोले गए हो, उसको एविडेंस भी तो दो, नहीं तो फिर सब तो हवा हवाई बातें में कुछ भी चीज़ लिख के आ रहे हैं। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहा हूँ मान लो, तो अपने लेवल में इतना फेक के लिख रहा हूँ, कुछ भी चीज़ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, लेकिन जब उस कुछ भी चीज़ अगर लिख रहा हूँ उसके बेस में मैं अगर डाटा दूँ कि भाई मैं ये चीज़ बोला हूँ, तो ये जो है गवर्नमेंट का डाटा है इसलिए मैं इसको बोला हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो स्टेटमेंट रहेगा उस स्टेटमेंट में बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि डायरेक्टली चेकर के जो माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करने में हेल्पफुल होगा। क्योंकि वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट ये कॉपी लिखे हुए हैं वो यहाँ पे अपने बात तो बोले गए हैं, बात के साथ अपना जो है एविडेंसेस के तौर पे, अपने बात को सपोर्ट के तौर पे गवर्नमेंट डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, आर्टिकल्स हो गए, जजमेंट हो गए, इन सब को कोट किए हैं। और जब इन सब को कोट करते हो कुछ भी चीज बोलने के बाद, ठीक है, स्टेटमेंट अगर लिखे हो, स्टेटमेंट लिखने के बाद अगर उसका एविडेंस दे रहे हो, तो एविडेंस देने के बाद ये पूरा जो टॉपिक है, जो पहला लाइन लिखे हो, पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो पहला लाइन लिखोगे ना, टोटल 5 लाइन लिखोगे तो 1 2 3 करके, तो जब पहला लाइन लिखोगे तो वहां पे स्टेटमेंट अपना बताओगे। स्टेटमेंट देने के बाद अगर कोई एविडेंसेस दे दियो या फिर अपने सपोर्ट में कोई बातें बता दिए हो, अब ये बातें किसके फॉर्म में बताओगे, डाटा, जजमेंट, ये सब चीज के फॉर्म में बताओगे, तो डायरेक्टली जो है ये पहला जो लाइन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और लाइन को कंप्लीट करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि कुछ भी चीज बताओ और अपने लेवल में सपोर्ट दे दो। समझ पा रहे हो? तो टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट लिखना है, और कोई भी चीज बोलोगे तो अपने सपोर्ट में कुछ डाटा, फैक्ट्स यहाँ पे कवर करना है। जैसे अब क्या कर सकते हो, या फिर अपना रीजन भी दे सकते हो। ठीक है, रीजन भी दे सकते हो, या फिर इम्पैक्ट के बारे में बता सकते हो, या फिर उसका कुछ मेरिट्स हैं तो मेरिट्स के बारे में बता सकते हो। मैं तो यही बोला हूं कि अगर सपोर्ट में अपन जो है अगर डाटा दे रहे हो, सपोर्ट करने के लिए डाटा भी दे सकते हो, फैक्ट्स भी दे सकते हो। अगर ये सब डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, अगर ये सब याद भी नहीं है, पता नहीं है, तो नो डाउट यहाँ पे जो रीजन है, इम्पैक्ट है, मेरिट्स हैं, इसको तो बता सकते हैं। ठीक है, इसको तो बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड बोल सकते हो, जो पॉजिटिव साइड होगा वो ये वाला होगा। अगर डाटा कोट नहीं करोगे तो मत करना, लेकिन उसका रीजन के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो, इम्पैक्ट के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो, मेरिट के फॉर्म में अपना सपोर्ट दे सकते हो।
क्योंकि मैं जो डाटा फैक्ट्स और ये जो जितना जजमेंट आर्टिकल होगा इसको तो ऐसे में यूज करोगे ही करोगे, इसको जो है ऐसे में यूज करोगे, तो ऐसे और आर्गुमेंट यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि अपने जो डाटा है या फिर अपना जो स्टेटमेंट है, अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए सीधी सी बात है कि रीजन बता दो, रीजन या फिर उसका इम्पैक्ट बता दो या फिर मेरिट बता दो। ये भी एक तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका है एक्चुअल में, ये बेस्ट तरीका है ऐसे ही करना। इससे क्या होगा कि जो डाटा फैक्ट्स याद रखने का झंझट भी नहीं होगा। उसी तरीके से इस चीज को बता दिया हूं कि जो डिफरेंट डायमेंशन हो गए, जैसे कि सोसाइटल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकली वे में अगर जो है कंस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट आ रहा है तब पॉलिटिकली को ऐड कर रहे हैं, तो अपने रेस्पेक्ट में ये सब डायमेंशंस को ऐड करोगे। ठीक है, फॉर हो समझ आ गया, इंट्रोडक्शन समझ आ गया कैसे लिखना है। आई होप के फॉर भी समझ आ गया होगा कि इसको कैसे लिखना है। अब मेन पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है अगेंस्ट में। अगेंस्ट में भी एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखोगे और इसमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसको अपोज करना है। अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि रैंडमली कुछ भी चीज का अपोज कर रहे हो। अगर अपोज भी कर रहे हो तो अपोज करने के लिए अपने पास रीजन होना चाहिए और उस रीजन को लिखोगे, है ना। अपने पास उसका इम्पैक्ट होना चाहिए कि और ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, समझना। अपोज कर रहे हो और अपोज कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख रहे हो, तो ये अपोज हुआ कि इसका फॉर हो गया, समझ पा रहे हो। तो अपोज करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी निगेटिव होना चाहिए, रीजन भी यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, तब ये अपोज आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपोज कर रहे हो पॉजिटिव रीजन दे रहे हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हो, ये मिस्टेक्स नहीं करना है। तो जो अगेंस्ट है तो अगेंस्ट में सिंपल सा जो स्टेटमेंट होता है उसको अपोज करना होता है। अब ये अपोज करोगे तो अपना रीजन भी देना है, इम्पैक्ट भी देना है या फिर मेरिट बता सकते हो। और जिस तरीके से फॉर में जो डायमेंशन ऐड किए हो वही डायमेंशन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली स्टेटमेंट को अपोज करना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर हो गया जिसमें से हमें फेवर देना है, और ये अगेंस्ट हो गया जिसमें से डायरेक्टली अगेंस्ट में बात करना है। अब अगेंस्ट में स्टेटमेंट दोगे अपने बात को रखने के लिए, रीजन इम्पैक्ट सब अगेंस्ट में ही आएगा। ठीक है, अब मेन पॉइंट आता है वो है कंक्लूजन का। ये लास्ट पॉइंट है, 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट। अब ये फॉर्मेट का लास्ट फेज आता है वो है कंक्लूजन का। अब यहाँ पे कंक्लूजन दोगे तो कंक्लूजन में अपना बैलेंस ओपिनियन देना है, और मैं वही बताया हूँ कि कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो, तो समरी के फॉर्म में लिखो बेस्ट होगा, और बैलेंस ओपिनियन देना है अपने को। और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बच के रहना है। या तो डायरेक्टली अगेंस्ट में जा रहे हो तो पूरा जो कंक्लूजन लिखे हो अगेंस्ट में लिख दे रहे हो, फॉर में जा रहे हो तो पूरा कंक्लूजन फॉर में लिख रहे हो, तो ये केसेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समरी के फॉर्म में लिखना है, बैलेंस ओपिनियन देना है। ठीक है, बैलेंस व्यू देते हुए पूरे कंक्लूजन को इन कर दो, ये बेस्ट तरीका होता है। आई होप ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब जो है मेन पॉइंट आता है कुछ जनरल गाइडलाइन के बारे में, कुछ मिस्टेक्स हैं, इन सब चीज को अवॉइड करना है। सबसे पहले बात कि जो राइट करोगे वो पॉइंट फॉर्मेट में राइट करना है। अगर सब हेडिंग दे रहे हो तो सब हेडिंग फॉर्मेट में, मतलब जैसे कि देखो ये फॉर लिख दिए, फॉर लिख रहे हो तो इस तरीके से इसको जो है ब्रैकेट में अंदर भर दो। ठीक है, ब्रैकेट में इसको कवर कर देना है। बाकी पूरा मैं सीट के फॉर्म में लिख के लाया हूँ, कल के क्लास में कवर करेंगे हालांकि, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है कैसे फॉर्मेट है, सब चीज वहां पे भी पता चल जाएगा, प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो फॉर में इस तरीके से लिख दिए हो। अब फॉर में ये सब लिखने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि इस तरीके से जो है पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट में अपना जो है ये पूरा पॉइंट बता दिए, ये पॉइंट बता दिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के जो है इसके नीचे यहाँ से तो स्टार्ट करोगे, स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ के एग्जाम्पल में इस तरीके से कोट कर दिए, या फिर अपना कोई भी पॉइंट बताओगे तो इस तरीके से बताना है। तो ये जो है एक मेथड होता है सॉल्व करने का, लिखने का। और पहली बात पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, सब हेडिंग के फॉर्मेट में लिखना है, पैराग्राफ यहाँ पे नहीं बनाना है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो शॉर्टर रहना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए। जैसे बताया ना कि सोसाइटल डायमेंशन एक लाइन में यहाँ पे कवर करोगे, सोसाइटल डायमेंशन बता रहे हो या फिर इकोनॉमिकल डायमेंशन बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो। पैराग्राफ यहाँ पे नहीं लिखना होता है, ध्यान रखना है। जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ही ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा, लेंदी पॉइंट्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर लेंदी पॉइंट दोगे तो फिर ये आर्गूमेंट नहीं होगा, वो पूरा ऐसे बन जाएगा
और ऐसे बनेगा तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब होगा, है ना। तो फिर ये सब चीज से बच के रहना है। उसी तरीके से और ध्यान में रखना है कि जो भी लिखोगे पूरा पॉइंट के साथ लिंक करके लिखना है, और जो भी लिखोगे पूरा क्लियर होना चाहिए। वेग राइटिंग नहीं करना है कि जो है इधर का बता रहे हो उधर का बता रहे हो और ये समझ भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में किधर का बता रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। तो देखो यहां पे जो भी चीज लिखना है सीधा से बात है कि टॉपिक से लिंक करके लिखोगे। जैसे कि होता है ना कि जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग से फ्लो में क्या है कि पूछे कुछ और क्वेश्चन है, भटक कुछ और गए हैं, मतलब लिख कुछ और रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भटकना नहीं है। मेन पॉइंट बस याद रखना है कि जैसे कि 2 पॉइंट लिखे, 2 लाइन लिखे, तो एक बार क्वेश्चन को और रीड कर लो, या फिर ऐसे करना है कि एक बार जो है रफ स्केल कर लो कि पहला पॉइंट में मैं किसके बारे में लिखूंगा, सोच लो। जैसे ही जो है क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वेश्चन पेपर के बाद जैसे ही आर्गुमेंट राइटिंग में आओगे, तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये सोचोगे कि इसके फॉर्मेट में मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं। ये सोचना पड़ेगा। जितना ज्यादा सोचोगे ये बेनिफिशियल होगा कि ये फॉर्म में मैं ये वाले पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। अगेंस्ट में लिख रहा हूं तो मैं अगेंस्ट में इस पॉइंट को लिखूंगा। इससे क्या होगा कि जो एक फ्लो होता है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा। कि जैसे होता है ना कि बार बार टॉपिक से भटक जाते हैं, तो भटको ना। इसके लिए बेस्ट मेथड ये होगा कि सीधी सी बात है कि 5 पॉइंट जो है इसको फॉर्म में सोच के रखो, फिर जल्दी से उसको लिखो, फिर उसके अगेंस्ट के बारे में सोचो। पहले सोचना है, पहले लिखना स्टार्ट मत करो, पहले थोड़ा सा सोच लेना है, माइंड को ब्रेनस्टॉर्म कर लो कि ये पॉइंट जो है मैं लिखूंगा, ये जो एग्जाम्पल है मैं ये लिखने वाला हूँ। हो सके तो रफ वर्क भी कर सकते हो, अगर माइंड में सोचना है तो माइंड में भी सोच सकते हो। इससे सबसे ज्यादा मेन एडवांटेजेस वही होगा कि जो डायरेक्टली जो टॉपिक है तो टॉपिक से भटकेंगे नहीं, और जो मेन टॉपिक है उसी को ही यहाँ पे टू द पॉइंट लिखेंगे। और वेग राइटिंग बस यहाँ पे अवॉइड करना है, रैंडमली कुछ भी मत लिखना यहाँ पे, है ना। ऐसे होगा कि राइटिंग लिख तो रहे हो लेकिन उसका मीनिंग क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो ये बस गलती यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसी के साथ डोंट मिस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, वही चीज जो अभी बताया हूं कि टॉपिक से यहाँ पे भटकना नहीं है। हाँ, एक चीज पॉइंट है कि जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको अंडरलाइन करते चलो। अब ये जो अंडरलाइन है ये ऐसे वाले सेक्शंस में भी कवर कर सकते हो, ऐसे में भी जो है अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, आर्गुमेंट में अंडरलाइनिंग के बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। हर एक लाइन में एटलीस्ट 1 to 2 अंडरलाइन मिलना ही चाहिए। अंडरलाइन करोगे और हर एक पॉइंट में अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा जो है पूरे वर्ड को ही अंडरलाइन करके आ रहे हो। लिखे हो टोटल 5 वर्ड और 5 वर्ड में टोटल 4 वर्ड को अंडरलाइन करके आ रहे हो, इसको इंपॉर्टेंस सुनना बोलते हैं। पूरे पैराग्राफ में एटलीस्ट 1 to 2 से 3 तक तो यहाँ पे सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन 3 भी ज्यादा हो गया। अगर मोर थोड़ा सा पॉइंट में मैं अपना ओपिनियन बता दूं तो 2 पॉइंट यहाँ पे सफिशिएंट होता है। 2 अंडरलाइन कर लो, ये ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है, क्योंकि 2 जो अंडरलाइन करोगे ना वो बहुत ज्यादा सुटेबल वर्ड होना चाहिए, मेन क्रक्स होना चाहिए उस पैसेज का, उस जो लाइन लिखोगे उसका मेन क्रक्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले में 2 लाइन अंडरलाइन करोगे, उसके साथ जो है सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करोगे इसे 2 से, तो इससे जो है एक प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। और 3-4 अंडरलाइन करोगे तो पूरा तो जो लिखोगे पूरा पेज ही अंडरलाइन दिखेगा, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो इस कीवर्ड को यहाँ पे अंडरलाइन करो, ऐसे में भी अंडरलाइन कर सकते हो, और आर्गुमेंट में ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, इसको अंडरलाइन करोगे। प्लस ये टॉपिक्स कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, देखो ये टॉपिक को प्रिपेयर करने का कई मेथड है, लेकिन एक मेथड मैं अभी बता रहा हूँ, और भी मेथड उसको बता रहा हूँ अभी। एक मेथड ये है कि डेली जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में डेली द हिंदू हो गया या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ जो है टेलीग्राम चैनल में डेली अपलोड होता है। वो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया उसका, तो वहां से उस टॉपिक को पिकअप करके प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक आता है एसे का, जो एसे में प्रिपरेशन किए हो उसी टॉपिक को यहाँ पे भी प्रिपरेशन हो जाते हैं। अलग से आर्गुमेंट को प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होता, जो ऐसे में प्रिपेयर करते हैं वही चीज को यहाँ पे प्रिपरेशन करना होता है, वही चीज लिखना होता है। ऐसे का जो पॉजिटिव है यहाँ पे फॉर में आता है, और निगेटिव जो है यहाँ पे जो है निगेटिव अगेंस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में PDF हो गया सब अपलोड हो जाता है, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन सब वहीं पे मिलता है।
बाकी ये हो गया क्लास 9th फिनिश, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 14 को। CAPF-AC 2026 के लिए जो पेपर 2 का फ्री क्लासेस रनिंग है उसमें आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 10 को। और यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक लाइव आंसर कॉपी चेक करूंगा, और ये स्टूडेंट का आंसर कॉपी है उसको यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ, लाइव करूंगा। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है आंसर लिखे जाते हैं, प्लस ये भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है। तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होगा। पूरा जो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फिर इसका आंसर राइटिंग, ठीक है। जो आंसर राइटिंग यहाँ पे किए गए हैं, अगर इसी तरीके से जो है अगर कॉपी सेंड कर रहे हैं या फिर हमारे अगर चेक तो मैं ही करने वाला हूँ, अगर चेक कराना है तो उसके रेस्पेक्ट में व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिजिटली चेक होके जो है सेंड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और कॉपी अगर चेक भी कराना है तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी एज यूजुअल पीडीएफ्स जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, जो कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट लिखे थे, वो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। अब इसको क्या करना है, हमें आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर एज यूजुअल जैसा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। जिस तरीके से मैं ऐसे क्लास जब कवर कर रहे थे, ठीक है, ऐसे क्लास में भी वही चीज मैं बोला हूं, एटलीस्ट क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि पूरा आवर्स घंटों घंटे या फिर 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लगा रहे हो, नो। इस तरीके से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइम स्पेंड उस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा सा बस टाइम लेना, 1 to 2 मिनट्स ऐसे टाइम लेना जो कि इसको सोच पाओ, इसके बारे में सोच पाओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। एक होता है नॉर्मल क्रॉप्स, जैसे कि एज यूजुअल जो अभी शो भी किए जाते हैं, तो एक नॉर्मल क्रॉप होते हैं। अब उस नॉर्मल क्रॉप में जो जेनेटिकली मतलब जो जीन्स होते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होते हैं जेनेटिक्स जो होते हैं, तो उसी तरीके से जो क्रॉप्स में भी जेनेटिक्स होते हैं तो उसको मॉडिफाई करते हैं। तो किस तरीके से जो है फूड सफिशिएंसी में जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार मैं क्वेश्चंस को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो 50% जो काम होता है वो यही कर देता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएगा तो एक फ्लो मेंटेन रहेगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका नीड क्या है या फिर इस क्वेश्चन में पूछे क्या गए हैं। तो जब तक क्वेश्चंस को नहीं समझोगे तब तक तो फिर एक पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हो, सेकंड पैराग्राफ का थर्ड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो इससे जो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लेक कर जाते हैं। उसी तरीके से जो एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए वो फ्लो मेंटेन यहाँ पे टूट जाते, उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाते फ्लो में। गॉट इट। तो इसीलिए मैं बार बार इस क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ ताकि समझो, क्वेश्चंस को समझो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये इसेंशियल है फूड सफिशिएंसी। एटलीस्ट 3-4 बार तो क्वेश्चंस को ही पढ़ा करो जब भी आंसर राइटिंग करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो या फिर एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, तो वहां पे भी हमें क्या करना है कि कम से कम 4-5 बार क्वेश्चंस को पढ़ो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ोगे उतना ज्यादा यहाँ पे सफिशिएंट हो जाओगे कि एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। क्योंकि टेंडेंसी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का या फिर एज ए स्टूडेंट टेंडेंसी क्या होता है, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं फिर डायरेक्टली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो एक मेंटेन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आते हैं। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछे गए थे, CAPF-AC का ही क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ये सैंपल आंसर कॉपी है। अब ये आंसर कॉपी को तो सेंड किया था तो स्टूडेंट ने जो है इसको लिख के सेंड किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल के क्लास में पूरा मैं इसका स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में जो है कल के क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे देखो
सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है वो है इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैं क्या किया हूं कि जो 2.5 पेज है, इस 2.5 पेज में इंट्रोडक्शन मतलब जो स्टूडेंट लिखे, मैं बोलने का मतलब है जो स्टूडेंट इसको सेंड किए हैं, अब इसको तो मैं सेंड करके उसको भेज भी चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चंस को लिया हूं यहाँ पे, ताकि जहां पे ज़्यादा मिस्टेक्स मेरे को मिल पाए। और ऐसा नहीं कि केवल यही कॉपी जो है सेंड किए गए हैं, और मल्टीपल कॉपी सेंड किए हुए हैं जिसमें से इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। ठीक है, इंप्रूवमेंट हुआ है नो डाउट। पहले ये जो है जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे तब का ये आंसर कॉपी है, और अब जो लिख रहे हैं उसमें कई हद तक जो है ऐसा बोलना चाहिए कि नॉर्मली जो है 0 टू पिक लेवल में लेके गए हैं अपना आंसर राइटिंग को। ये कैसे हो पाया है? ये पूरा मिस्टेक से हुआ है। देखो, मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर मैं साइकोलॉजिकली बात बताऊं, पेपर 2 के ओरिएंटेशन ही बात करूं, जितना ज्यादा मिस्टेक्स होगा उतना ही ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अब ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा मिस्टेक्स बोल रहे हो तो पूरा कॉपी में मिस्टेक्स करते चलो, नहीं। शुरू में जब स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होते हैं। अब जब खुद से स्टार्ट करोगे, मैं प्रैक्टिकली बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जब खुद से स्टार्ट करोगे और अगर खुद से इवोल्यूएट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस ये आता है प्रैक्टिकली कि क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे मिस्टेक्स हो गए तो इम्प्रूव कर लेंगे, बस ऐसा बस बोलते हैं। और उतने अच्छे तरीके से जो है अगर खुद सेल्फ इवोल्यूएट करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट निकले। ये टेंडेंसी होता है, साइकोलॉजिकली ये टेंडेंसी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गलत भी लिख रहे हैं या फिर हम लोग इंडिविजुअली अगर कॉपी चेक कर, अपना खुद का कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कहीं पे अगर मिस्टेक्स भी हो रहा है तो चलो हो गया, सुधार लेंगे नेक्स्ट, ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई अनदर पर्सन अगर उसको चेक कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे मिस्टेक्स है, यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसमें एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा जो फीडबैक मिलता है ना, ये फीडबैक इतना क्रुशियल है अगर इसके बारे में समझ पा रहे हो तो, क्योंकि ये सेल्फ इवैल्यूएशन होता है, ध्यान में रखना। आपके जो कॉपी है वो कॉपी को अदर पर्सन चेक कर रहे हैं, मतलब पूरे जो लिखे हो उसका फीडबैक भी मिलेगा। और कॉपी जो है चेक कराना तो ऐसे पर्सन से कराना जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन को दे रहे हो कॉपी चेक करे, नो। जो लेवल का कंटेंट होता है वही लेवल का कंटेंट को यहाँ पे ट्राई करना है। जितना ज्यादा फीडबैक मिलेगा उतना ज्यादा यहाँ हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जब ये स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे तो स्टार्टिंग का कॉपी है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। लेकिन अभी का कॉपी या तो फिर मैं कल जो स्टैंडर्ड लेवल में लिखते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है मिस्टेक्स करते करते, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो, बाकी अगर कॉपी चेक भी कराना हो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी है और पेपर 2 का टाइम है, तो कॉपी चेक भी कराना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉपी चेक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। अब ये इंट्रोडक्शन में मैं क्या किया हूँ कि जो मैं का मतलब बता रहा हूँ ना, है ना, समझना इस बात को। अब इसमें क्या है कि मैं क्या लिखा हूँ इसमें कि 2.5 लाइन, यहाँ पे देखो 2 लाइन और हाफ लाइन में क्या किया हूं, मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हूं। मेक श्योर ये करना कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना, प्लस जो फ्रंट होना चाहिए, जो यहाँ पे फ्रंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे अक्षर में मत लिखना। जब छोटे छोटे इसको अक्षर में लिखोगे तो क्या होता है कि एक ही लाइन में पूरा 10 अक्षर ऐसे ही लिख दोगे, 10 वर्ड ऐसे लिख जाएगा। बाकी क्योंकि पेज भी 3 पेज दिए रहते हैं, और हो सके तो टोटल ये जो 3 पेज है उसको फुलफिल भी करना होता है, पूरा लिखना भी होता है। तो मेक श्योर करना कि एटलीस्ट इस तरीके से 5 वर्ड बस लिख लो, 5 to 6 वर्ड यहाँ पे सफिशिएंट होता है एक लाइन में लिखने के लिए। तो अपने लेवल में उसी तरीके से जो फ्रंट है ना, ये जो फ्रंट बोल रहा हूँ बार बार, जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना, फ्रंट को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना। अब बहुत एक और डाउट आ सकता है कि कौन सा पेन का यूज करें, कौन सा पेन का यूज करिए। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को देखो सुना भी हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, जिसमें सूटेबल लगे उसको यहाँ पे यूज करना। बस थोड़ा से ये देख लेना कि इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पाइवोट का यूज करता हूँ, मेरे पास वो पेन होगा यहाँ पे। चलो इसको भी एक दिखा देते हैं, पेन तो यहीं पे था, ये देखो ये पेन है, ये वाला पेन जो मैं ये जो है पर्सनली ये पेन को यूज करता था, जो कि इसका लेंथ कितना है 0.5 है, पाइलोट करके ये पेन बेस्ट लगता है। जब आंसर राइटिंग भी करता था, है ना, जब प्रिपरेशन फेज में था, तब भी मैं यही
पेन को यूज़ करता था, ठीक है। तो अपने लेवल में इंडिविजुअली ये पूरा डिपेंड करता है। ये तो नॉर्मली जो बहुत जैसे कि कुछ वीडियो देख लिए तो वहाँ पे ऐसा क्वेरी आता है तो सोचा कि इसको भी सॉल्व कर दिया जाए साथ ही साथ। तो इस पेन का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ना एक्चुअल में क्या होता है, और मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप के पेन या फिर कोई भी पेन को अगर यूज़ करते हो तो जब ये निब निकालते हैं ना तो ये जो इसका ढक्कन जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा के ऐसा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जब लगाते हो ना तो इससे क्या होता है कि ये जो पेन है थोड़ा सा भारी लगते हैं। तो मेक श्योर ये किया करो कि ये जो पेन है इसको ना, ये जो ढक्कन होता है इसको अलग से निकाल दो और केवल यही में लिखा करो, ठीक है। इसमें जो है अच्छे तरीके से बन भी जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा पॉइंटेड फॉर्मेट में है। पॉइंटेड फॉर्मेट के होने का एक एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें जब लिखोगे, इस हाथ को ऐसे रखोगे तो इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा टाइप होता है, और गड्ढा टाइप होने की वजह से थोड़ा जो ये स्मूथ लिखाते हैं। और गर्मी के टाइम में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं पसीना छूटना, हाथ में पूरा पसीना आता है और पसीना आने की वजह से क्या पूरा फिसलते रहता है। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है ना, ये कहीं पे मिलेगा नहीं, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए सब चीज को बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे लिखना है, कैसे लिख रहे हैं, इस सब को अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफर इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस रेसिस्टेंस टू पेड एंड डिसीज। अब ये जो लिखा है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो अगर इसमें 1 मार्क्स का है तो इसको चलो मैं 1 मार्क्स दे देता हूँ। ये 1 पूरा यहाँ पे लिखे हुए हैं क्योंकि वही तो पूछे हैं। और कल के क्लास में मैं वही चीज तो बताया था कि सबसे ज्यादा जो सुटेबल इंट्रोडक्शन होता है लिखने का, कि जो क्रक्स है, जैसे कि ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस का जो क्रक्स है उस क्रक्स का हमें क्या लिख देना है, डेफिनेशन लिखना है। उस क्रक्स का जो है डेफिनेशन लिख दो। कि जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में पूछे गए हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में थोड़ा सा उसका डेफिनेशन बता दो कि मैं यहाँ पे क्या किया हूं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफ्टन इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज। या तो डेफिनेशन ना बता के इसका और क्या बता सकते हो, इसका एडवांटेजेस बता सकते हो। एडवांटेजेस हैं तो इसका एडवांटेजेस लिख दो या फिर इसका डेफिनेशन बता दो। अब ये डाउट आएगा कि क्या डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा मानो तो ऐसे को अलग रखो और आर्गुमेंट को अलग रखो। ऐसे में डाटा से स्टार्ट करना है, कोट से स्टार्ट करना है तो वहां पे ऐसे के लिए सुटेबल होता है। लेकिन वही चीज अगर आर्गुमेंट में लिखना है, आर्गुमेंट में कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होता, एज माई ओपिनियन, है ना। उतना ज्यादा ये इफेक्टिवली नहीं होता। और मैं वही बोलूंगा कि सीधी सी बात है कि डेफिनेशन से स्टार्ट करो या फिर कुछ एडवांटेजेस इसका पॉइंट है तो वहां से स्टार्ट कर दो। जैसे कि ये स्टूडेंट ने क्या किया है कि जो इसका जो एडवांटेजेस है तो एडवांटेजेस से स्टार्ट कर दिए हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफ्टन इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस्ड रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस। इस तरीके से बस थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामेटिकली बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ग्रामर में थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, अब मैं खुद से अगर चेक करता तो क्या देखता कि चलो इनहेंस्ड लिखा है, बाकी से थोड़ा सा, अब ग्रामर भी उतना ज्यादा चेक नहीं करते ना। जो खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं कॉपी को, और अदर पर्सन जो कि उस फील्ड से एक्सपर्टीज हैं वो इवैल्यूएट करेगा तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर एक स्टूडेंट हूं और मैं अगर अपने खुद के कॉपी को चेक करूंगा तो उतना डीपली तरीके से मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, जितना डीपली तरीके से जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो चेक कर पाएगा। ये यहाँ पे डिफरेंसेस होता है। और मैं तो ये भी बोलूंगा, प्रैक्टिकली मेरा भी यही एडवाइस रहेगा, और जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मैं भी अदर पर्सन से ही चेक कराया करता था। वहां से करो चेक, ऐसे करो, समझ पा रहे, वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। तो ये जो है मैं इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है इंट्रोडक्शन में। अब क्या किए हैं कि इन्होंने आर्गुमेंट इन फेवर लिखे। अपने तरीके से लिख सकते हो या फिर आर्गुमेंट इन फेवर के बजाय फॉर भी लिख सकते हो, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्गुमेंट इन फेवर बिल्कुल सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो है इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया करो, इससे थोड़ा सा यहाँ पे सुटेबल हो जाए, इस तरीके से करोगे तो। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट करके डाले हुए हैं, इसी तरीके से डालना। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो लेन दिया हुआ है ना तो लेन के इस तरीके से पहला लिखते हैं। मैं देखा हूं कई कॉपी ऐसे भी देखा हूं जो कि इस तरीके से लिखते हैं,
1 करके लिख देते हैं और इस तरीके से जो है यहाँ पे एरो लगा रहे हैं जो कि डायरेक्टली लाइन के साइड में हो रहा है। तो इस लाइन के अगल बगल तो पहले बात कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है, नहीं तो पेनाल्टी पड़ता है उसमें। अब मैं क्या किया हूँ कि ये पहला लिख दिया, पहला लिखने के बाद मैं एक हेडिंग दिया हूँ और इसी तरीके से हेडिंग देना, आर्गुमेंट इसी तरीके से लिखना, इंक्रीज्ड क्रॉप इल्ड्स। तो इन्होंने क्या किया है कि पहला पॉइंट बताया है कि फेवर में लिख रहे हैं, जब फेवर में लिख रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव बताया। पॉजिटिव कैसे बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑफ्टेन इंजीनियर टू प्रोड्यूस हायर इल्ड which can help meet the global food demand. Genetically modified crops are often engineered to produce higher yield. अब देखो यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा तो यहाँ पे अगर कुछ डाटा ऐड कर देते तो डाटा भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, डाटा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा डाटा ऐड नहीं करना है, जैसे ऐसे में कोट करते हो उतना कोट नहीं करना है। लेकिन अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर अगर इसका परिणाम बताओगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है तो ज्यादा बेस्ट होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा गैप रखना, इस पॉइंट को गैप रखना या फिर डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर दो, जो शुरू है स्टार्टिंग जहां से होता है यहां से स्टार्ट कर दो, ये भी बेस्ट है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑफ्टन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस हायर यील्ड विच कैन हेल्प मीट द ग्लोबल फूड डिमांड। बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंस ये बोले गए हैं। तो ये पॉइंट है ना, ये पूरा उसका हेडिंग है। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किए हैं कि डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीज रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स। डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट की जो यहाँ पे डिसीज हैं या फिर जो पेस्ट है उसको रेसिस्टेंस करने का काम करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। तो डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीज रिड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया कि पूरा पॉइंट को बताए हैं, पॉइंट को बताने के बाद इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं चाहे वो एडवांटेजेस हो या फिर निगेटिव वाले हो तो उसको क्लियरली मेंशन किए हैं कि रिड्यूसिंग द नीड फॉर अ केमिकल पेस्टिसाइड, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको यहाँ पे कम करेगा, उसके जो जरूरत है उसको कम करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बता दिए। फिर थर्ड पॉइंट है, अब मैं ये बोलूंगा कि ये स्टूडेंट को ना थोड़ा सा क्या करना था कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस इंपॉर्टेंट वर्ड में इस तरीके से जो है अंडरलाइन करना था। ये ऊपर में तो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में तो और देखो ये किस तरीके से किया है, इस तरीके से अपने मर्जी से देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखो ना, ऐसे कुछ भी थोड़ा ना कि ऐसा ऐसे बस करके आगे बढ़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना है इस तरीके से। और हो सके तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इजी होगा, है ना। पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंट इस तरीके से। और अंडरलाइन करना मत भूलो, चाहे वो बात हो ऐसे के रेस्पेक्ट में, चाहे वो बात हो आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में, अंडरलाइन बस करना मत भूलना, अंडरलाइन यहाँ पे करना जरूरी है। आई होप जो ये मिस्टेक्स किए ना उस मिस्टेक्स को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं और समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से कॉपी यहाँ पे चेक्स होते हैं। अब देखो इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को यहाँ पे इनहेंस करता है। तो इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू। अच्छा, एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू सही है क्या? ये इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ये न्यूट्रिशनल को यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो इट कैन बी आल्सो यूज्ड, या फिर इट कैन बी के जगह और अदर भी तो वर्ड यूज कर सकते थे, अदर वर्ड भी यूज कर सकते थे यहाँ पे कि इट कैन बी आल्सो यूज्ड लिखे हुए हो टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स। न्यूट्रिशनल कंटेंट की जगह वैल्यू लिखोगे तो ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू, ये तो ठीक है एड्रेस करेगा मल न्यूट्रिशनल को, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड करोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। इट कैन बी आल्सो यूज्ड, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इसके द्वारा लिखे गए हैं कि फास्टर क्रॉप ग्रोथ। हाँ अब देखो यहाँ पे मस्त कितना अच्छे तरीके से इसको एक लाइन में ऐसा लिखे हुए,
ऐसा मतलब अंडरलाइन किए हुए। अब इसमें बार बार इस तरीके से चलाते रहोगे तो ये तो पूरा जो एक प्रेजेंटेशन होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चलाए हैं। उसके बाद ये देखो जीएम क्रॉप्स, डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे। शॉर्ट फॉर्म उतना ज्यादा यूज नहीं करना है, ध्यान में रखोगे। शॉर्ट फॉर्म की जगह थोड़ा सा उसका फुल फॉर्म यूज करोगे, वो ज्यादा यहाँ पे सुटेबल होगा। कि जीएम क्रॉप्स कैन क्या लिखा है, मेच्योर मोर क्विकली, यहाँ पे नर्चर होना चाहिए था ना, क्विकली, अलाउिंग फॉर मल्टीपल प्लांटिंग साइकिल इन अ ईयर। देखो अलाउ करेगा मल्टीपल प्लांटिंग साइकिल इन ईयर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोट करते यहाँ पे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होता। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे कि फास्टर क्रॉप ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ कि जो नॉर्मल क्रॉप्स होता है, तो ये जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं ये इतना टाइम ले लेते हैं, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं ये इतना टाइम लेते हैं ग्रोथ में जो है। तो यहाँ पे टाइम लिमिट बता सकते थे। टाइम लिमिट बताओगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा इस वाले पॉइंट में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि रिड्यूस लैंड यूज, कि हायर क्रॉप यील्ड एंड existing farmland can reduce the pressures to convert forest और natural habits into। देखो मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हो, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा सुधारो। अगर किसी का अगर बहुत ज्यादा उतना ठीक ठाक नहीं होगा तो एटलीस्ट जो है रीडेबल यहाँ पे बनाओ। जैसे ये जो लिखे हैं इसको मैं फीडबैक आंसर, ये जो हैंड राइटिंग ना, हैंड राइटिंग सुधारने का भी यहाँ पे बताया हूँ कि थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे इंप्रूव करो, क्योंकि देखो रीडेबल होना चाहिए। रीड करोगे तो पूरा फ्लो में रीड होना चाहिए। इस तरीके से आंसर राइटिंग किया करो और इस तरीके से हैंड राइटिंग बनाया करो कि प्रॉपर अच्छे तरीके से ये रीड भी हो जाए, है ना। तो हायर क्रॉप्स यील्ड एंड एग्जिस्टिंग फार्मलैंड के रिड्यूस द प्रेशर्स टू कन्वर्ट फॉरेस्ट ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ को देखोगे इसमें इसका एडवांटेजेस बताए हैं। जो ये लिखा हुआ है ना रिड्यूस लैंड यूज करके, इसी को जो है ये एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट नहीं किए हैं। और मेक श्योर करना कि हर एक टॉपिक में, हर एक लाइन में, जैसे कि यहाँ पे जो है फास्टर क्रॉप ग्रोथ हो गया, फिर रिड्यूस लैंड यूज हो गया, तो इस तरीके से जब लिख रहे हो तो उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन करने के बाद उसका एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो जरूर दो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर दो। क्योंकि ये जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें केवल और केवल जो है लैंड यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, यही बस बोले हैं। लेकिन कहीं पे भी इसमें जो है कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर कोट करोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। फिर आते हैं थोड़ा सा अगेंस्ट में, आर्गुमेंट में, या तो आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट या फिर डायरेक्टली अगेंस्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से। पहला पॉइंट लिखे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द डोमिनेंस ऑफ जीएम को थोड़ा सा यहाँ पे फुल फॉर्म करना है। मोनोकल्चर कैन लीड टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हार्म टू इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को हार्म करेगा, तो कुछ तो बताओ कि कैसे इकोसिस्टम को हार्म करेगा। इसमें भी तो एग्जाम्पल यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिखे ना, और फर्स्ट टाइम में यहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत मिस्टेक्स यहाँ पे देखिए हैं, और होता भी होता है, तभी तो बाद में उसको इम्प्रूव करोगे। फर्स्ट जो मिस्टेक होगा वही सबसे ज्यादा लास्ट में जाके वो एडवांटेजेस आएगा, जो फर्स्ट आंसर राइटिंग करोगे इसमें। यहाँ पे भी एग्जाम्पल कोट करना था। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा, ठीक है, कि जीएम क्रॉप्स में हैव अनइंटेंडेड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस such as impacting non-target species और promoting pesticide resistance plan। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताए हुए हैं और एग्जाम्पल भी कोट किए हैं। ये वाले पॉइंट में जो है एग्जाम्पल कोट किए हैं, नो डाउट, कि अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न हो रहा है तो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क यहाँ पे होगा कि सम वरी अबाउट पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क विथ कंज्यूमिंग जीएम क्रॉप। अब जीएम क्रॉप लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोल तो रहे हो कि हेल्थ रिस्क होगा, कुछ डाटा है क्या अपने पास? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, इसमें जो है डाटा की जरूरत है, क्योंकि हम हेल्थ रिस्क के बारे में बता रहे हैं, तो किसी का तो डाटा हमें पता होना चाहिए ना। तो हमारे बात को जो है प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि हवाई बातें बोल के आ रहे हैं, इसमें डाटा चाहिए था, तो इसमें डाटा अगर कोट करते तो ज्यादा बेस्ट होता। इथिकल कंसर्न में सम आर्ग्यू दैट अल्टरिंग जेनेटिक क्रॉप्स ऑफ प्लांट इज अ इथिकली प्रॉब्लम एंड रेज मोरल क्वेश्चंस। कैसे, हाउ बोले हैं,
लिखे तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको प्रूफ भी तो करो, कुछ एविडेंसेस भी तो दो। फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटी का बात की है कि डिस्पाइट डेकेडर रिसर्च देयर इज अ स्टिल डिबेट एंड कंसर्न। अब एक चीज पॉइंट समझना, हर एक पॉइंट को देख रहे हो जिसमें से 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस तरीके से लिख रहा हूं, अब इसमें केवल 1.5 लाइन में पूरा फिनिश कर दिए। ये मिस्टेक्स होता है ना, ये चीज होते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि आगे जितना भी लिखे हो सब में क्या किए हो कि 2 लाइन 3 लाइन इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब इसमें देखोगे तो केवल और केवल 1.5 लाइन में खत्म कर दिए पूरा, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में लिखना है। फिर लास्ट में जब बात आए कि जेनेटिकली कंक्लूजन का, तो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप कैन रिड्यूस सम इन्वायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड with conventional agriculture but will also introduce new challenges that must be addressed। अब ये जो है, मैं ये कंक्लूजन को उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, ये कंक्लूजन को मैं प्रीफर नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे समरी लिखना होता है, वे फॉरवर्ड मत लिखना। वे फॉरवर्ड जो है अधिकतर जब ऐसे लिखते हैं वहां पे जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे समरी लिखोगे और समरी ऐसा लिखना है कि जो दोनों पॉइंट को यहाँ पे मर्ज कर पाए और न्यूट्रल वे में समरी लिखना होता है, ठीक है। मैं इसको तो यहाँ पे उतना ज्यादा वो नहीं करूंगा, कट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये है इस तरीके से जो एक्चुअल में कॉपी चेक करते हैं। बाकी मिस्टेक्स पता चला होगा कि अगर मिस्टेक्स कर रहे हो, इस टाइप का मिस्टेक्स अगर हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखोगे। बाकी एक चीज और ध्यान देना इसमें कि जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है। कहीं पे भी यहाँ पे कोई सोसाइटल के बारे में नहीं लिखे हो, बस न्यूट्रिशनल बताए हो, डिसीज बताए हो, उसी के साथ यहाँ पे क्रॉप इल्ड इम्प्रूव होगा, है ना, डिसीज रेसिस्टेंस है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होगा, फास्टर ग्रोथ होगा, ठीक है, रिड्यूस लैंड यूज होगा। क्वेश्चंस में क्या पूछे गए हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का बात किए गए हैं, तो फूड सिक्योरिटी को तो थोड़ा सा मर्ज करो ना, कहीं पे भी यहाँ पे फॉर में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी है तो फूड सिक्योरिटी को थोड़ा सा सोसाइटल डायमेंशंस में लेके जाया जा सकता था। फीडबैक है ये, सोसाइटल डायमेंशंस में लेके जाया जा सकता था, ठीक है। उसी तरीके से जो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी डायरेक्शंस को भी ऐड किए जा सकते थे, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा मेन ध्यान दिए गए हैं वो है जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप में। जब ऐसे कवर कर रहे थे तो वहीं पे भी मैं बताया था कि 3 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था और 3 स्टूडेंट के थ्रू मैं पूरा कंफर्म किया था कि किस तरीके से कौन स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। और ये जो है स्टूडेंट फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ही सबसे ज्यादा ध्यान दिए। देखो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन अगर इसको फूड सिक्योरिटी के साथ अगर ज्यादा लिंक अगर करते वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। जैसे कि सोसाइटल डायमेंशन को ऐड कर दिए, इकोनॉमिकल डायमेंशंस को ऐड कर दिए, है ना, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को अगर ऐड कर रहे हैं तो और ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता। तो आई होप समझ आया होगा कि अगर किस तरीके से आंसर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको लिख पाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज भी कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं CAPF SC 2026 के लिए जो पेपर 2 का क्लासेस हैं उसका आज रहने वाले हैं लेक्चर सीरीज 11, ठीक है। तो एक बार जो है क्या करना कि स्टार्टिंग से इसको कवर करते हुए आना। अगर फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ रहे हो तो मेक श्योर ये करना कि अगर स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो और स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इतना गारंटेड है कि जो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट लिख पाओगे, प्लस जो पेपर 2 का जितना भी सेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऐसे का सेक्शंस हो, चाहे आर्गुमेंट का सेक्शंस हो, चाहे अदर जो क्लासेस होगा उसका, इतना तो गारंटेड है कि क्योंकि इतना इफर्ट यहाँ पे लग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लस जो कंटेंट यहाँ से डिलीवर हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वाले कंटेंट है जो नॉर्मली पैड बैचेस में देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर ये करना, क्योंकि जो एक मेन प्रैक्टिकल यहाँ पे जो यहाँ पे डाउट्स होते हैं, प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस आते हैं उस हर एक प्रैक्टिकल चैलेंजेस को यहाँ पे डील करते हुए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे मेंटली प्रेशर हो, चाहे फिजिकली हो, हर एक पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में कवर करके चलने वाले हैं, क्योंकि 19 जुलाई को एग्जाम है, ध्यान में रखना। अब 19 जुलाई का टाइम है, गर्मी बहुत पड़ेगा, समझ पा रहे हो, तो उसी तरीके से जो है बहुत सारे यहाँ पे कुछ टिप्स हो गया, प्लस उसी तरीके से जो कुछ कॉन्सेप्ट हो गया जिसको मेक श्योर करना है जब एग्जाम में बैठोगे। तो ये सब पूरा हर एक क्लास में डिटेल के साथ कवर करते हुए आ रहे हैं,
क्योंकि टोटल आज करके जो है 11 क्लास हो जाएगा और 11 क्लास में ऐसे का क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसी के रेस्पेक्ट में अभी जो है आज में जो है पूरा जो ये आर्गुमेंट का टॉपिक है तो ये आर्गुमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो मेक श्योर बस करना थोड़ा सा स्टार्टिंग से कवर करते हुए आ रहे हो तो वेल डन, है ना। बहुत अच्छे तरीके से सीखे भी होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्लस किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से आर्गुमेंट लिखते हैं, वो सब चीज समझ आ जाएगा। बाकी इस क्लास का जो क्रक्स होगा वो पूरा सैंपल आर्गुमेंट के बेसिस में होगा कि किस तरीके से जो आर्गुमेंट है उसको लिख सकते हो। प्रैक्टिकली अप्रोच यहाँ पे जानने का ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकली वे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है इसका फॉर्मेट होता है, पूरा जो फॉर्मेट कैसे लिखना होता है। इवन कल मैं जो है एक स्टूडेंट का जो है कॉपी चेक करके, लाइव चेकिंग में कल के क्लास में कवर किया हूँ, है ना। लाइव चेक करके भी दिखाया हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं और उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। ये कल के क्लास में कवर किए हैं, तो उस क्लास को देख लेना, वहां से जो फीडबैक मिलेगा वो फीडबैक बहुत ज्यादा ही यूजफुल होगा। गॉट इट। तो आज कवर करेंगे सैंपल आर्गुमेंट, एक और आर्गुमेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। और ये पीवाईक्यू है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये 2025 का ही पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर ही इस क्वेश्चन को पूछे गए थे कि न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर। अब देखो, पहले बात हमें यह पता होना चाहिए कि डेटरेंट का मीनिंग क्या होता है। डेटरेंस मतलब ये होता है, सिंपल से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जैसे कि ए कंट्री है और ये सपोज करो कि बी कंट्री है। अब बी कंट्री के पास जो है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स हैं, मिसाइल के साथ जो है एयरक्राफ्ट है। तो ये बी कंट्री क्या करेगा कि अपने जो न्यूक्लियर वेपन है, एयरक्राफ्ट को जो है शोकेस करेगा। अब शोकेस कैसे करेगा कि दूसरे कंट्री को सपोर्ट में दे रहे हैं, दूसरे कंट्री को ग्रांट में दे रहे हैं, या फिर जो है किसी एरिया में अपने जो है बड़े बड़े सबमराइन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये एक डिटरेंस फैला रहे हैं। कैसे डिटरेंस फैला रहे हैं? एक भय फैला रहे हैं कि देखो कि अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है, जैसे कि ए कंट्री का मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर ये ए कंट्री अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो ए कंट्री को पता होना चाहिए कि इसके पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, इसके पास मिसाइल्स हैं। अगर हम अगर अटैक करते हैं इस बी कंट्री के पास, तो दोबारा हमारे ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा मिसाइलें हैं, गन्स हैं, है ना। तो ये एक डिटरेंस फैला रहा है। बड़े बड़े न्यूक्लियर हो गया, सबमराइन हो गया, इसको जो है समुद्र में, ओशन में सब क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करने से एक सिग्नल भेजते हैं। एक्चुअल में उसका डिप्लॉय करने का मेन जो इंटेंशन होता है वो डेटरेंस ही है। डेटरेंस को ही फैलाना उसका जो है मेन इंटेंशन होता है, मतलब डेटरेंस दिखाना कि देख लो अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करते हो तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, सीधा फेंक देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है, समझ आ रहा है। तो इसको डेटरेंस बोलते हैं एक्चुअल में। और ये सबसे ज्यादा जो डेटरेंस वाले फिनोमेना है वो इंटरनेशनल में ज्यादा देखने को मिलता है। नेशनल में किसको डेटरेंस दिखाओगे? स्पेशली अगर मैं इंडिया का भी बात करूं तो इंडिया में तो स्टेट है, स्टेट को थोड़ा ना कोई डेटरेंस दिखाएगा, क्योंकि जितना भी पावर तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो है मोस्टली, और मोस्टली नहीं पूरा जो है इंटरनेशनल एरेना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आंसर राइटिंग करो, मैं कल के क्लास में भी इस पॉइंट को बोला था कि जब भी आंसर राइटिंग करो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो क्वेश्चन में, थोड़ा सा जो है टाइम स्पेंड किया करो क्वेश्चन में, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझोगे एटलीस्ट जो है 50% काम यहीं पे हो जाता है। कल भी बोला था इस बात को। तो न्यूक्लियर वेपन इज अ डेटरेंट टू वारफेयर। जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेटरेंस है वारफेयर के लिए। क्या मीनिंग समझ पा रहे हो इसका? बताओ तो किस तरीके से इसका मीनिंग यहाँ पे निकाल पा रहे हो? जो न्यूक्लियर वेपन है वो डेटरेंस बना रहे हैं टू वारफेयर, वारफेयर के लिए जो है ये डेटरेंस का काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन। वेपन बहुत तरीके से होते हैं, ये भी ध्यान रखना। वेपन जो है बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली न्यूक्लियर वेपन का बात किए हैं। तो अदर वेपन का यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही में नहीं पूछे। इसलिए तो मैं क्या बोला हूं, मैं इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा जोर देके बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस को कम से कम 3-4 बार तो रीड ही कर लो। 3-4 बार एटलीस्ट जो है क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि जितना भी पीवाईक्यू एनालिसिस किए होंगे, एक चीज जो है अगर ठीक से अगर एनालिसिस किए होंगे, हर एक क्वेश्चन जो है रीडिंग बिटवीन लाइन के बेस में काम ही कर रहा है। रीडिंग बिटवीन लाइन्स इतना आसानी से जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना। और सीएपीएफ का लेवल है, यूपीएससी का लेवल है, ये इतना आसानी से जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आते। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ,
प्लस वहां पे तो एग्जाम में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है कि नॉर्मली ऊपर ऊपर बस समझ आता है। तो मेक श्योर ये करना कि एटलीस्ट 3-4 बार, इवन 5 टाइम्स जो है पूरे क्वेश्चंस को एक बार रीड करोगे, तब वो जो है मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा, ओपनली समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। अब ये न्यूक्लियर वेपन बोले हैं, तो न्यूक्लियर वेपन जो है एक डेटरेंस की तरह काम कर रहे हैं वारफेयर के लिए। अगर इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर कोई वारफेयर कर रहे हैं या फिर कोई वार अगर हमारे ऊपर करता है, तो हमारे पास भैया देखो न्यूक्लियर वेपन है, हमसे अगर लड़ोगे तो सीधा न्यूक्लियर वेपन हम छोड़ देंगे। ये बेसिक इसका लेमन लैंग्वेज में मीनिंग बोल रहा है, ये समझ पा रहे हो? तो ये कब समझ आएगा? जब एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स क्वेश्चंस को रीड करोगे। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता हूँ? इंट्रोडक्शन मैं ये लिख सकता हूँ कि सिंस दी हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्बिंग, देखो मैं एक एग्जाम्पल कोट कर दिया यहाँ पे, और ये फेमस एग्जाम्पल है, सबको पता होता है ये एग्जाम्पल। सिंस द हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्बिंग देयर प्राइमरी रोल हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूज इन अ वार टू डेटरेंस। बताओ, क्वेश्चन बोले गए हैं डेटरेंस के बारे में, मैं इंट्रोडक्शन में ही डेटरेंस के बारे में कोट कर दिया। लिख सकते हो ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हो। डेफिनेशन से स्टार्ट करो, कोई इतना ज्यादा हाई फाई कोट करने की जरूरत नहीं है, न ही कोई हाई फाई इसमें जो है डाटा देने की जरूरत है। ये सब जो है ऐसे में काम आता है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट को जो है थोड़ा सा सिंपल रखना। इंट्रोडक्शन को हो सके तो डेफिनेशन ही बेस काम करोगे, कल भी बताया था, डेफिनेशन बेस ही काम करना है इंट्रोडक्शन को। तो ये इंट्रोडक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंस द हिरोशिमा एंड नागासाकी बम्पिंग जो है बम्बिंग देयर प्राइमरी रोल हैज शिफ्टेड, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन, बात किसका कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन का बात कर रहे हैं, क्योंकि वेपन तो कई तरीके से होते हैं, सब मराइन भी तो वेपन का ही टाइप है। वारफेयर जितना होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सब वेपन की ही कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन हमें किसका प्रेफरेंस देना है? जितना भी एग्जाम्पल दोगे सब न्यूक्लियर का ही एग्जाम्पल देना है, किसी और वेपन्स का एग्जाम्पल नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये है कुछ मेन पॉइंट जिसको यहाँ पे टैकल करना है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा भी नहीं बोलना कि जो कंटेंट यहाँ पे एआई से निकाले गए। यहाँ पे जो पिन लिखा हुआ है ना, बल्कि ये एआई वाला जनरेटेड हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको समझ आ जाए उसके रेस्पेक्ट में इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो इसको, इसमें ध्यान मत देना। सबसे पहले लिखोगे आर्गूमेंट इन फेवर। अब इसका जो है प्रैक्टिकली लाइव में कल लिख के बताया हूँ, चेक करके ही बताया हूँ। आर्गूमेंट इन फेवर, तो इस तरीके से इसको जो है डब्बा में भर देना, भर दिए डब्बा में। ठीक है, पहला पॉइंट मैं क्या बोला हूं कि फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, फियर ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, और इसका अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म अगर दोगे तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म पहले बात यूज मत करना, ठीक है। ये अगर लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ये ज्यादा बेस्ट होता है एक्चुअल में। तो जो न्यूक्लियर पावर है, अवॉइड डायरेक्ट वॉर ड्यू टू म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ऐसा लिख सकते हो। अब मैं ये चीज जो बोला हूं तो इसको जो है मैं प्रूफ भी तो करूंगा, सपोर्ट भी तो करूंगा अपना, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दिया कि एक एग्जांपल लिख दिया कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डिस्पाइट इंटेंस राइवलरी द यूएसए एंड यूएसएसआर नेवर फाउट अ डायरेक्ट वॉर। एक किसका एक यहाँ पे मेजर एडवांटेजेस होता है डिटरेंस का। डिटरेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी देश के ऊपर डायरेक्टली जाके अटैक नहीं कर रहे हैं, बस एक डर का माहौल बना रहे हैं, एक भय का माहौल बना रहे हैं कि अगर कोई देश हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास जो है न्यूक्लियर वेपन है, सीधा हम उड़ा देंगे। ये हम लोग क्या करें, एज अ डर या फिर एज अ भय यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये पॉइंट को ऐड कर सकते हो। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल वॉर, लार्ज स्केल वॉर को रोका जा सकता है डिटरेंस से, क्योंकि डिटरेंस में हम लोग डायरेक्टली फाउट नहीं करते, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। सेकेंड जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर, इसको बता सकते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंश्योर पावर इक्विलिब्रियम। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो इसको एक्सप्लेन कर दो या फिर एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन डिस्पाइट टेंशन आफ्टर कारगिल वार कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट एस्केलेट इनटू फुल फ्लेज या फिर फुल स्केल वार ड्यू टू न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस। समझ पा रहे हो? तो ये एक तरीका है इसको लिखने का। फिर लिमिट्स फुल स्केल कन्वेंशनल वार हो गया, फिर साइकोलॉजिकल डिटरेंस हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है अपने को कि जो लिखना है इसी फॉर्मेट में लिखना, और प्रॉपर रियल अगर फॉर्मेट जानना है तो कल के क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन बोले गए तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि 5 पॉइंट में पूरा समरी करके दे दिया, पूरा 5 पॉइंट में मैं पूरा लिख दिया हूं। अब इसका अगर मैं इस अगेंस्ट लिखूं,
आर्गुमेंट अगेंस्ट, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल आर अ मिसकैलकुलेटेड वार लिख सकते हैं। अगेंस्ट में अगर न्यूक्लियर वार अगर या फिर डेटरेंस हो रहा है तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंशियल या फिर मिसकैलकुलेटेड वार, ये जो डेटरेंस कर रहे हैं ना, तो डेटरेंस भी एक अपोजिट में चला जा सकते हैं। अपोजिट कैसे जा सकते हैं कि खुद सोचो, अब एक देश अगर डिटरेंस अगर फैला रहे हैं तो बाकी देश का चुप थोड़ा ना बैठेंगे, वो लोग भी तो अपना कुछ करेंगे ना, क्योंकि सबको अपने देश का रक्षा करना है, सबको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, तो वो भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को प्लस डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स को जो है डिप्लॉय करना स्टार्ट करेगा, डेटरेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। जब वो डेटरेंस बनाएगा तो अदर कंट्री भी डेटरेंस करेगा, मतलब एक न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ चल जाएगा पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ चले जाएंगे कि जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा यहाँ पे मिसाइलेंस होंगे, गन्स होंगे, वो जो है डायरेक्टली सबसे ज्यादा सुपर पावर होगा। तो जब वो सुपर पावर बनेगा या फिर जिसके पास सबसे ज्यादा जो है मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन है, वो डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट का। तो ये भी एक एडवांटेज, सॉरी एक जो है डिसएडवांटेजेस होता है। समझ पा रहे हो? तो हर एक पॉइंट को लिंक करते चलो, है ना, लिंक करते चलो और लिंक के फॉर्म में जो है पूरा आंसर को कोट कर दो, पूरा आंसर लिख दो। जैसे ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, वही पैराग्राफ को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर आर्गुमेंट के फॉर्मेट के साथ उसी कंटेंट को यहाँ पे अप्लाई कर दो। यही तो करना होता है, कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होता, बस यही चीज यहाँ पे करना है। जैसे कि न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, वही जैसे कि बताया कि अगर न्यूक्लियर स्टेज ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियर रिस्क ऑफ मिसयूज भी तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल आता है। उसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एंड इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ बहुत ज्यादा आएगा अगर न्यूक्लियर वेपन परमाणु बम अगर गिरा। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं हिरोशिमा नागासाकी का कि अभी भी क्या हाल है, ठीक है। तो कहीं पे भी गिरा तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग और रिवर्सिबल यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस रीजन का भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई होते हैं। फिर इनइफेक्टिव इन ए न्यू एज कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कैन नॉट प्रिवेंट टेररिज्म और साइबर वारफेयर, जिससे जैसे कि 9/11 अटैक हो गया, या फिर इकोनॉमिकल या फिर इथिकल कंसर्न, जिसमें से हाई कॉस्ट एंड मोरल यूसेस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये जो है लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो है एक्चुअल में लिख सकते हो। नॉर्मली मैं तो ये सैंपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हो। बाकी लास्ट में अगर इसका कंक्लूजन देखोगे तो लास्टिंग पीस डिपेंड नॉट ऑन डेटरेंस अलोन बट ऑन डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी एंड रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कॉपरेशन। इस तरीके से जो इसका कंक्लूजन लिख सकते हो। बाकी कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब तो क्लास में डिस्कस किए। यहाँ पे बस मेरे को ये बस कवर कराना था कि एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, और ये बताना था कि ये जो क्वेश्चन को कम से कम थोड़ा सा अच्छे टाइम तक रीड करोगे। क्लियर है क्या? आई होप ये जो है समझ आया होगा, और यहीं तक जो है इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पूरा आर्गुमेंट का जो क्लास है यहीं तक कंप्लीट होता है, जिसमें से हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस किए, लाइव प्रूफ भी जो है दिखाया हूँ यहाँ पे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।